चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ करते हैं हम अपने इस नेक्स्ट लेक्चर का। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सीरीज़ में ही हम ये पढ़ रहे हैं और ऐसे बहुत से और लेक्चर्स हमने ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सीरीज़ में करने हैं। इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसको देखने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं अर्ज़ कर दूं जो कि इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए। वो ये कि इससे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कशन की थी, जहाँ पर हमारे पास एक लॉस मेकिंग एसोसिएट था और हम ये देख रहे थे कि उसके पास ऑर्डिनरी शेयर्स में हमारी इन्वेस्टमेंट है, प्रेफरेंस शेयर्स में हमारी इन्वेस्टमेंट है, राइट? और हमने उसको एक लोन भी दिया हुआ है। तो हम ये देख रहे थे कि हम कभी प्रेफरेंस शेयर्स के अगेंस्ट भी लॉस को ऑफसेट कर देते थे, यूज लॉस को प्रेफरेंस शेयर्स के अगेंस्ट रिकॉर्ड कर लेते थे, लोन के अगेंस्ट रिकॉर्ड कर लेते थे। एक चीज़ जो जहन में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट्स के, वो ये है कि ये तमाम इन्वेस्टमेंट्स मेरी उसी एसोसिएट में है, उसी एसोसिएट में है, एसोसिएट या जेवी जो भी, क्योंकि दोनों की एक जैसी अकाउंटिंग होती है, उसी एसोसिएट या उसी जेवी में है। ये नहीं करना कि लॉस किसी और एसोसिएट पे आ रहा है और आपकी कहीं और प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट है या किसी और को लोन आपने दिया हुआ है, उसके अगेंस्ट ऑफसेट कर दे। ये जुल्म नहीं करना, ठीक है? मैं सिर्फ बताना यहां पर इसलिए जरूरी समझा है कि कन्फ्यूजन्स तो हो सकती हैं, कन्फ्यूजन्स का तो कोई उसको रोकने का तो कोई तरीका नहीं है, लिहाजा आपका जहन क्रिस्टल क्लियर हो। भाई उसी एसोसिएट में, फॉर एग्जांपल एसोसिएट का नाम है एक्स लिमिटेड, तो एक्स लिमिटेड में ही हमारी प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है और उसी को हमने लोन दिया हुआ है, उसी में लॉसेस आ रहे हैं, तो वहां पर उस प्रेफरेंस शेयर्स के अगेंस्ट या उस लोन के अगेंस्ट ये लॉसेस ऑफसेट हो सकते हैं। ये नहीं कि मैंने कहीं और किसी और को किसी और एसोसिएट को, किसी और कंपनी को कोई लोन दिया हुआ है, किसी और में कोई प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है और आप बैठ के एग्जाम में उसके अगेंस्ट ऑफसेट करना शुरू कर दें। मेहरबानी करके ये जुल्म नहीं करना, ठीक है? ऑल्दो हमारा कल का लेक्चर बड़ा क्लियर था इस मामले में, बट ये काम नहीं करना, ठीक है? तो पहले तो ये एक क्लैरिटी हमने कर ली। अब आज के इस लेक्चर में क्या टॉपिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं? हम पहले पढ़ेंगे डेफर्ड टैक्स इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्विटी अकाउंटिंग, यानी कि इक्विटी अकाउंटिंग जब आप करते हैं तो उसके डेफर्ड टैक्स पे क्या इम्प्लीकेशंस, IAS 12 के क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं। फिर हम देखेंगे अगर कोई एसोसिएट या जेवी हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया जाए तो IFRS 5 के तहत क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है। तो IAS 12 की इम्प्लीकेशंस, IFRS 5 की इम्प्लीकेशंस, और फिर हम इंशाल्लाह आगाज करेंगे सब्सिडरी की अकाउंटिंग और उसकी लर्निंग का, और वहां हम पढ़ेंगे कंसोलिडेटेड एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पहला कॉन्सेप्ट होता है जो सब्सिडरी की अकाउंटिंग में पढ़ा जाता है, ठीक? अब यहां पर बच्चों के जहन में एक और बड़ा राइज सवाल होता है, वो ये कि यार क्या हम एसोसिएट के कोई 3-4 एग्जाम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, इक्विटी अकाउंटिंग के कोई ऐसे एग्जाम क्वेश्चंस अभी फौरन नहीं करेंगे? जवाब, जो एग्ज़ाम क्वेश्चंस आते हैं पिछले 10 साल को अगर आप उठा के देखो, उसमें जो एग्ज़ाम क्वेश्चंस आते रहे हैं, वो सवालात ऐसे हैं कि वो आप सब्सिडरी की नॉलेज के बगैर नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि जब हम वन सब्सिडरी की नॉलेज पढ़ना शुरू कर देंगे, फिर इंशाल्लाह ताला हम बहुत सारे एग्ज़ाम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक? वो कंसोलिडेशन या वो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टॉपिक ही किया जिसमें बेशुमार एग्ज़ाम क्वेश्चंस ना किए जाएं, और होता ही एग्ज़ाम क्वेश्चंस के सर पे है ये टॉपिक, ठीक है? तो हम करेंगे। एक एग्जाम क्वेश्चन है जो काफी पुराना है, 2011 का, ठीक है ना? काफी पुराना सवाल है। उसके अंदर सिर्फ इक्विटी अकाउंटिंग टेस्ट हुई हुई है, ठीक है? हाउएवर चूंकि वो बहुत पुराना सवाल है, तो वो मैं आपको क्लास में सॉल्व नहीं करा रहा। बहरहाल ये है कि चूंकि मेरे कंसोलिडेशन के पूरा एक पैक बना हुआ है, मेरे कंसोलिडेशन के पास्ट पेपर के सॉल्यूशंस का, जिसमें पिछले 15 सालों के कंसोलिडेशन के पास्ट पेपर के सॉल्यूशंस मैंने सॉल्व किए हुए और बच्चों के लिए बनाया हुआ पैक, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके लिए मौजूद है। वहाँ से आप किसी भी सवाल का सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है? बहरहाल क्लास में हम थोड़े बड़े बड़े सवालात करेंगे जिसमें कंसोलिडेशन की या सब्सिडरी की नॉलेज और एसोसिएट की नॉलेज मिक्स करके इंशाल्लाह ताला हम देख रहे होंगे, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट इट। आइए जी,
आगाज करते हैं हम आज की क्लास का और शुरू करते हैं डेफर्ड टैक्स implications ऑफ इक्विटी अकाउंटिंग. सो व्हाट आर द डेफर्ड टैक्स implications ऑफ इक्विटी अकाउंटिंग? नाउ इक्विटी अकाउंटिंग में एक बात याद रखिएगा कि इक्विटी अकाउंटिंग में जब भी आप जर्नल्स करते हो सादे वाले, अच्छा सादे वाले जर्नल्स कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल एसोसिएट का प्रॉफिट आया 100 मिलियन और आपका से 30% होल्डिंग है, तो आपने 30% पे जर्नल रिकॉर्ड कर लेना होता है इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल. इसको मैं सादा वाला जर्नल कहता हूं 30. इसी तरह एसोसिएट का ओसीआई आया 50, आपने 30% लगा के इन्वेस्टमेंट टू ओसीआई कर लिया और एसोसिएट ने से डिविडेंड दिया 80, आपने 30% लगा के बैंक टू इन्वेस्टमेंट कर लिया. ठीक है ना? 24 और यहां पर 15. ये जो तीनों जर्नल्स हैं ना, जिसको मैं सादे वाले जर्नल्स कहता हूं, इनकी कोई डेफर्ड टैक्स इंप्लीकेशंस नहीं होती. इनकी कोई डेफर्ड टैक्स इंप्लीकेशन नहीं होती. इनफैक्ट ये सारी जर्नल्स ऑलरेडी पोस्ट टैक्स होती हैं, स्पेशली ये दो जर्नल्स. डिविडेंड तो वैसे ही, ये दोनों जर्नल्स होती ही पोस्ट टैक्स हैं. कैसे पोस्ट टैक्स होती हैं? ये ऐसे पोस्ट टैक्स होती हैं कि ऑलरेडी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है एसोसिएट का, ऑलरेडी ओसीआई नेट ऑफ टैक्स होता है. ठीक है ना? तो ये जर्नल्स वैसे ही पोस्ट टैक्स होती हैं इफेक्टिवली स्पीकिंग. ठीक है, तो इन जर्नल्स की कोई डायरेक्ट इंप्लीकेशन नहीं होती डेफर्ड टैक्स की. ठीक, ओके. तो फिर किस जर्नल की डेफर्ड टैक्स इंप्लीकेशन होती है? ये तो हमारे सादे जर्नल हो गए, इनको हम कह देते हैं सादे जर्नल है. पार्ट ए ये सादे जर्नल है. ठीक, जो आपकी इंट्रा ग्रुप सेल परचेज की एंट्रियां नहीं होती, उनकी डेफर्ड टैक्स इंप्लीकेशंस होती हैं. कैसे? कि जी इन्वेस्टर ने एसोसिएट को एक इन्वेंट्री बेची. ठीक है ना? इन्वेस्टर ने एसोसिएट को एक इन्वेंट्री सेल की और उस इन्वेंट्री पर एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आया. अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आया से 10 मिलियन रुपए का. ठीक, और ये सारी कैलकुलेशंस के बाद है अनरियलाइज प्रॉफिट, वो 25% और वो 30% और वो सारी चीजें. राइट? अब इसके जर्नल क्या होता है? इसकी एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री होती है बहुत सिंपल. आप पीएनएल डेबिट करते हो और पीएनएल में कॉस्ट ऑफ सेल की लाइन, और आप इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर देते हो. सीखा हुआ हमने इसका जर्नल. ठीक है ना? अब फर्ज कर लो यहां पर टैक्स रेट है, हम राउंड कर लेते हैं टैक्स रेट को फॉर द पर्पसेस ऑफ सिंप्लिसिटी 30% कह देते हैं. ठीक है, फॉर द पर्पसेस ऑफ सिंप्लिसिटी हमने इसको राउंड कर लिया से 30%. 28-29% नहीं कहते. ठीक, यहां पर इसकी एक डेफर्ड टैक्स इंप्लीकेशन भी क्रिएट होगी. कैसे क्रिएट होगी? ऐसे क्रिएट होगी कि भाई देखिएगा, भाई आपने आपने पीएनएल में एक लॉस रिकॉर्ड कर लिया ना. लॉस रिकॉर्ड कम कर दिया ना, पीएनएल को, प्रॉफिट को कम कर दिया. क्या आपका जो टैक्स अथॉरिटी है, एफबीआर है, वो इस लॉस को मान लेगा आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? कभी भी नहीं, नेवर. आप तो उसको समझाने ही बैठोगे ना इनकम टैक्स कमिश्नर को कि सर ये ना देखें हमने ऐसे कैलकुलेट किया और ये लॉजिक है जिसकी बेसिस पे IAS 28 कहता है ये कर लो. वो कहेगा भाई ना मुझे आपकी लॉजिक समझ आई है, ना मुझे आपका लॉस समझ आया. इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ऐसी कोई फजूल बात नहीं लिखी हुई. आप सिंपल अपने पीएनएल को इस एंट्री से पाक करें, हमें टैक्स पूरा दें. इन अदर वर्ड्स, वो आपसे इस 10 पर भी टैक्स लेगा. हाँ या ना? छोड़ेगा नहीं आपको. वो कहेगा आपने कॉस्ट ऑफ सेल को ओवरस्टेट किया है, आप कॉस्ट ऑफ सेल को वापस करें, आप अपने प्रॉफिट को 10 से बढ़ाएं.
और आप अपने करंट टैक्स को, करंट टैक्स ही होता है ना जो हम इनकम एफबीआर को देते हैं, आप अपने करंट टैक्स को 3 से बढ़ाएं, हमें 3 का करंट टैक्स दें। हमें नहीं परवाह आपका IAS 28 क्या कहता है और आपकी अकाउंटिंग क्या कहती है, आप हमें टैक्स दीजिए, राइट? ओके फाइन, 3 का टैक्स दे दिया। हाउएवर हम तो ये समझते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए कि ये प्रॉफिट अभी रियलाइज नहीं हुआ, ये इंकर नहीं हुआ, तो टैक्स वाले ने हमसे जो 3 का टैक्स लिया है ये उसने हम पे ज्यादती कर दी है। क्या ख्याल है? ये उसने हम पे क्या कर दिया है? ज्यादती कर दी है। आपको याद होगा, अगर आपने IAS 12 का मेरा लेक्चर ऑलरेडी ले लिया, तो ज्यादती और जुल्म का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था वो आपको याद होगा, राइट? लिहाजा हम क्या करते हैं, हम साथ ही ये एंट्री करते हैं, जर्नल ये करते हैं, देखिएगा, हम डेफर्ड टैक्स इनकम प्रोसेस करते हैं, डेफर्ड टैक्स इनकम 3 की। जब हम डेफर्ड टैक्स इनकम प्रोसेस करते हैं तो उसका इफेक्ट ये होता है कि करंट टैक्स में एक्सपेंस आया होता है 3 का, डेफर्ड टैक्स में इनकम आती है 3 की, तो टैक्स एक्सपेंस से इसका इंपैक्ट खत्म हो जाता है। बात समझ रहे हैं? टैक्स एक्सपेंस से इस ज्यादती का इंपैक्ट खत्म हो जाता है। हम डेफर्ड टैक्स इनकम रिकॉर्ड करते हैं P&L में 3 की, और डेबिट करते हैं इसको इन्वेस्टमेंट में। कहां डेबिट करते हैं? डेफर्ड टैक्स एसेट में डेबिट नहीं करते, इन्वेस्टमेंट में करते हैं। उसकी रीजन और लॉजिक ये है कि DTA तो आप रिकॉर्ड करते हो टेम्परेरी डिफरेंसेस पर, आपके अपने किसी एसेट पर तो कोई टेम्परेरी डिफरेंस नहीं आया। क्या आपके अपने किसी एसेट पे टेम्परेरी डिफरेंस आया? ना, अपने किसी एसेट पे कोई टेम्परेरी डिफरेंस नहीं आया। वो एसेट तो आपका है ही नहीं है, वो तो एसोसिएट का एसेट, वो तो इन्वेंट्री आपने एसोसिएट को बेच दी हुई है। तो स्टैंडर्ड कहता है फिर इसमें, चूंकि वो एसोसिएट के पास है, तो फिर एसोसिएट से रिलेटेड जो एसोसिएट का डेफर्ड टैक्स एसेट है इफेक्टिवली वो, तो अगर एसोसिएट का एसेट डेबिट करना है तो फिर तो ये इन्वेस्टमेंट डेबिट होगी भाई। एसोसिएट के एसेट्स और लाइबिलिटीज को क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है चीज? बताया ना, पढ़ाया ना? एसोसिएट के एसेट्स और लाइबिलिटीज को क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? वो तो इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट कर रही होती है ना। तो आप इन्वेस्टमेंट में ये एंट्री कर देंगे, राइट? ये है अगर इन्वेस्टर से एसोसिएट। अब ये इन्वेंट्री भी सेल हो सकती है, पीपी भी सेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी इन्वेंट्री, इट कुड बी पीपी, इट कुड बी एनीथिंग, बट उसकी स्टैंडर्ड जर्नल्स जो हैं वो यही है। पहले आपने P&L टू इन्वेस्टमेंट किया होगा, फिर साथ ही आप इन्वेस्टमेंट टू डेफर्ड टैक्स इनकम कर देंगे। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। एक और चीज पढ़ते हैं, एक और लगे हाथों बात पढ़ते हैं, इसी का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। फर्ज करें एसोसिएट ने इन्वेस्टर को कोई चीज बेची, एसोसिएट ने इन्वेस्टर को पीपी सेल किया, और उस पीपी के ऊपर फर्ज कर लें एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आया 10 मिलियन का। कैलकुलेशन हमने की तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आया कितने का? 10 मिलियन का। अब जब एसोसिएट सेल करता है कोई भी चीज और उस पर अनरियलाइज प्रॉफिट आता है, तो हम सबको पता है उसका जर्नल क्या होता है। उसका जर्नल होता है P&L डेबिट, पीपी क्रेडिट, रिलेटेड एसेट हमारे पास पड़ा है ना, पीपी क्रेडिट, और P&L में SOPA की लाइन। अगर मेरे अभी तक के लेक्चर्स रिलेटेड टू एसोसिएट एंड इक्विटी अकाउंटिंग अगर आपको बिल्कुल साफ और क्लियर है, तो ये जर्नल आपके लिए हलवा है, कोई बड़ी चीज नहीं है। P&L टू पीपी। अब यहां पर भी हम एक राउंड टैक्स रेट अज्यूम कर लेते हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ सिंप्लिसिटी। से टैक्स रेट है 30%। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आप चूंकि अपने P&L को कम कर रहे हैं, तो क्या टैक्स वाला ये मान लेगा कि आप अपने P&L को कम कर लें? कहेगा नो, नॉट एट ऑल, गिव मी करंट टैक्स। वो तो आपसे कहेगा करंट टैक्स लेके आओ, आपको वो करंट टैक्स लगाएगा 3 का इफेक्टिवली, है ना? इसका जर्नल क्या बताया जाता है जी?
इसका जर्नल क्या कहा जाता है? इसका जर्नल बताया जाता है डेफर्ड टैक्स एसेट टू एसओपीए 3 से। अब आप फिर कंफ्यूज हो गए होंगे, शदीद कंफ्यूज हुए होंगे, आई एक्सपेक्ट दैट। ठीक, कंफ्यूजन आपकी ये हुई होगी कि यार ठीक है, मैं डेफर्ड टैक्स एसेट तो समझ रहा हूं, मेरे पे एक जुल्म हुआ, एक ज्यादती हुई, और जुल्म जो है उसके अगेंस्ट डेफर्ड टैक्स, अगर वो आर्जी जुल्म हो, अगर वो टेम्परेरी जुल्म हो, तो उस पर डेफर्ड टैक्स एसेट लगाया जाता है, बनाया जाता है। बिल्कुल ठीक है, डेफर्ड टैक्स एसेट तो मैं समझ गया। और डेफर्ड टैक्स एसेट मैं इस तरीके से भी समझ गया, जो हमने पिछली मिसाल की थी और उसमें डिस्कस किया था कि ये एसेट तो मेरी बुक्स में है ना। पिछली मिसाल में मैंने कहा था कि यार चूंकि एसेट मेरी बुक्स में नहीं है, पीपी मेरी किताबों में नहीं था, पिछले जब इन्वेस्टर ने एसोसिएट को सेल की थी पिछली एग्जांपल में, तो मैंने कहा था ठीक है, मैं डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड नहीं कर रहा, अब तो मैं कर सकता हूं डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड। ठीक, फाइन। हाउएवर दूसरे पोर्शन पे एक्चुअली बच्चों को होती है कंफ्यूजन कि डेफर्ड टैक्स एसेट को डेफर्ड टैक्स इनकम में क्यों नहीं क्रेडिट किया, वाई एसओपीए में, वाई इन एसओपीए। ठीक है, घूम फिर के पीएनएल ही बनता है, मतलब ये फर्क नहीं है कि पीएनएल से बाहर कहीं कर दिया है पीएनएल ही, घूम फिर के पीएनएल ही बनता है, बट वाई नॉट डेफर्ड टैक्स इनकम की लाइन, वाई एसओपीए की लाइन, ये बच्चों को एक कंफ्यूजन होती है। ठीक है ना? और इसका रीजन बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। रीजन इसका ये है, याद रखिएगा, जनरली स्पीकिंग ये जो गेन रिवर्स हुआ है, ये किसके पास से रिवर्स हुआ है? एसोसिएट के पास से रिवर्स हुआ है ना। सेलर कौन था? गेन किसने रिकॉर्ड किया था? गेन रिवर्स हुआ था, गेन रिवर्स्ड फ्रॉम एसोसिएट। जिसके पास से गेन रिवर्स हो, जो टैक्स इंपैक्ट है वो भी उसी के पास आना चाहिए। टैक्स इंपैक्ट फॉर या ऑन एसोसिएट आना चाहिए। हमने तो कोई गेन रिवर्स ही नहीं किया जो हमें टैक्स इंपैक्ट आए उसका। इस लॉजिक पे अगर यहां पे स्टैंडर्ड ये भी कहता है ना डीटीए टू डेफर्ड टैक्स इनकम कर दो, आई वुड हैव फुली एग्रीड विद इट, आई वुड नॉट हैव डिसएग्रीड, बट चूंकि यही लॉजिक है, यही ट्रीटमेंट है, तो मैंने आपको यही पढ़ाना है। ठीक, और उसकी लॉजिक ये है कि चूंकि टैक्स इंपैक्ट, चूंकि गेन एसोसिएट के पास रिवर्स हो रहा है, तो उसका टैक्स इंपैक्ट भी एसोसिएट के पास ही कैप्चर किया जाएगा। और एसोसिएट के पास अगर कोई पीएनएल का इंपैक्ट कैप्चर करना है तो वो किस लाइन में होता है? एसोसिएट के पीएनएल को कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करती है? एसोसिएट के पीएनएल को तो एसओपीए की लाइन रिप्रेजेंट करती है। बात समझ रहे हैं जी? लिहाजा ये 4 मुश्किल मुश्किल एंट्रीज आपके जहन में होनी चाहिए, आपने याद रखनी है। क्या मुश्किल मुश्किल एंट्रीज हैं? पहले, अगर इन्वेस्टर ने एसोसिएट को सेल किया तो वो सिंपल जर्नल तो पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसके साथ इन्वेस्टमेंट टू डेफर्ड टैक्स इनकम। अब यहां पर डीटीए रिकॉर्ड नहीं हुआ। एक्चुअल जो कंफ्यूजन की बात होती है बच्चों को वही होती है कि डीटीए रिकॉर्ड नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट डेबिट हुई। इसी तरह जब एसोसिएट ने इन्वेस्टर को सेल किया हो तो पीएनएल टू पीपी ये एंट्री तो आपको आती है, और दूसरी एंट्री डीटीए टू एसओपी है। यहां पर कंफ्यूजन की बात बच्चों को क्या होती है, ये वाली, कि यार डीटीए टू डेफर्ड टैक्स इनकम नहीं हुआ, एसओपीए में क्रेडिट हुआ है। ठीक, आई वुड एडवाइज, चूंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये कन्वेंशनल डीटीए टू डेफर्ड टैक्स इनकम वाली एंट्री नहीं है। एक जगह डीटीए की जगह इन्वेस्टमेंट है और दूसरी जगह डेफर्ड टैक्स इनकम की जगह एसओपी है। राइट, मैं अर्ज आपसे करूंगा कि आप जरा 2 मिनट इसको यहां पॉज कीजिए और इसको तसल्ली से देखिए। ठीक है जी, अज्यूम आप सबने देखा है इसको। अच्छा, फिर ये भी याद रखिए कि जैसे ये जिस एंट्री के ऊपर ये डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड हो रहा है, आपको पता है ये एंट्री इटसेल्फ रिवर्स हो जाती है ना रिवर्स।
जो ये वाला जर्नल है जिसके ऊपर ये डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड हो रहा है, आपको पता है कल को जब ये प्रॉफिट रियलाइज हो जाएगा, यानी कि इन्वेंट्री सेल हो जाएगी, पीपी यूज हो जाएगा, तो ये जर्नल रिवर्स हो जाएगा, या पूरा इकट्ठा या थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है ना, या एक साथ, या थोड़ा थोड़ा, राइट। हमें पता है कि इसके रिवर्सल के लॉजिक्स हो सकते हैं डिफरेंट, राइट। सो जब ये रिवर्स होगा, साथ ही डेफर्ड टैक्स की का जर्नल भी रिवर्स हो जाएगा। सो ऐसा उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जब ये रिवर्स होगा तब डेफर्ड टैक्स का जर्नल भी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है जी। सो आसान हो गया मेरा ख्याल है। दो बातें हमने सीख ली कि जो एक नॉर्मल जर्नल्स हैं उनके ऊपर कोई एसेट इंप्लीकेशन डायरेक्टली नहीं है। दूसरी बात हमने ये सीखी कि जो सेल्स वाले जर्नल्स हैं, प्रॉफिट की इलिमिनेशन वाले जर्नल्स हैं, उसमें इंप्लीकेशंस हैं। अब एक और इंप्लीकेशन हम सीख लेते हैं, भी बड़ी मजे की इंप्लीकेशन है। जो क्लोजिंग बैलेंस होता है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का, उसके ऊपर भी एक डेफर्ड टैक्स की इंप्लीकेशन है। जो क्लोजिंग बैलेंस होता है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट या जेवी का, उस पर भी डेफर्ड टैक्स की इंप्लीकेशन है। इससे क्या मुराद है, देखिएगा। अब फर्ज कीजिए, याद कीजिए, आपने जो इन्वेस्टमेंट ली थी, जो हमारी पहली एग्जांपल थी, बड़ी वाली एग्जांपल थी, उसमें एक साल के एंड पर आई कैन रिकॉल के इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट बनती थी 544,000। जो इन्वेस्टमेंट थी किसी एक साल के एंड पर, सेकेंड या थर्ड ईयर के एंड पर, या फर्स्ट ईयर के एंड पर, उसकी कैरिंग अमाउंट बनती थी 544,000, राइट। ये उसकी कैरिंग अमाउंट है। अब इन्वेस्टमेंट भी तो लाइक ऑल अदर एसेट्स एक एसेट है ना, क्या ख्याल है? इसको भी तो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के प्रोसेस और अमल से गुजरना है। तो व्हाट विल बी द टैक्स बेस ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट? आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 37 और 37A कहता है कि ये जो कैपिटल एसेट्स होते हैं उनकी टैक्स बेस उनकी कॉस्ट होती है। इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज अ कैपिटल एसेट, और जो कैपिटल एसेट होते हैं उनकी टैक्स बेस क्या होती है? उनकी कॉस्ट। तो इसकी टैक्स बेस होगी इसकी कॉस्ट। अगर आप याद करो उस बड़ी एग्जांपल में जो हमने सबसे पहले की थी, तो टैक्स बेस थी 400, कॉस्ट थी 400, हमने खरीदी थी 400,000 की, कैरिंग अमाउंट थी 544,000। अब ये जो डिफरेंस है 144 का, क्या ये एक टेम्पररी डिफरेंस है? क्या ख्याल है? यस, स्टैंडर्ड कहता है एब्सोल्युटली यस, दिस इज अ टेम्पररी डिफरेंस। और क्यों ये टेम्पररी डिफरेंस है? कल को ये जो 544 तक पहुंचा हुआ है, 144 का आपको गेन है, कल को ये गेन आपको रिकवर होना है ना, या थ्रू सेल रिकवर हो जाएगा, या थ्रू डिविडेंड्स रिकवर हो जाएगा। क्या ख्याल है? दोनों में से किसी भी तरीके से रिकवर हो जाएगा, या थ्रू सेल रिकवर हो जाएगा। थ्रू सेल रिकवर होगा तो इस पे कौन सा टैक्स लगेगा? इस पे कैपिटल गेन्स का टैक्स लगेगा। कौन सा टैक्स लगेगा? कैपिटल गेन्स का, एज पर इनकम टैक्स लॉ। ऐसे ही है ना। और अगर थ्रू डिविडेंड रिकवर होगा तो इस पे कौन सा टैक्स लगेगा? डिविडेंड्स वाला टैक्स, एज पर इनकम टैक्स लॉ। है या नहीं? अच्छा, मजे की बात देखें जरा, दोनों केसेस में इस पे बिजनेस इनकम वाला या इनकम फ्रॉम बिजनेस वाला टैक्स नहीं लग रहा, जो 28-29% वाला जो टैक्स होता है हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस वाला। दोनों केसेस में वो टैक्स इस पे नहीं लग रहा। बात समझ रहे? सो इनकम फ्रॉम बिजनेस वाला जो 28% टैक्स है वो एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि कैपिटल गेन्स या डिविडेंड्स वाला टैक्स एप्लीकेबल है। बात समझ रहे? तो स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड कहता है जी, कंपनी से उनकी नीयत पूछ लो,
कंपनी से क्या पूछ लो? उनकी नीयत। फर्ज कीजिए कंपनी की नीयत है फॉरएवर कीप करने की। क्या करने की? फॉरएवर कीप करने की। तो फिर ये सारे का सारा कैसे रिकवर होगा? डिविडेंड्स के थ्रू 100%। तो इस पे टैक्स फिर कौन सा लगेगा? सिर्फ डिविडेंड वाला। ठीक है, फर्ज कर लें डिविडेंड पे 12% टैक्स है। ठीक है, अज्यूम कर लें, मैं कह रहा हूं आपको टैक्स ऑन डिविडेंड कितना है? 12% फर्ज कर लें। तो उस पर कौन सा टैक्स लग जाएगा? डिविडेंड वाला। तो सिनेरियो ए में डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या बन जाएगी? 144 का 12%। बात समझ आ रही है? 144 इंटू 12%। आई होप दिस इज वेरी वेरी इजी। तकरीबन 17 बनता है, 17.3 बनता है तकरीबन। ठीक है ना? कंपनी से पूछ ले भाई क्या चाहती है वो। फर्ज करें कंपनी कहती है हम थोड़ा अरसा कीप करेंगे फिर सेल कर देंगे, मर्जी है उनकी। तो वो कहती है कि यार हमारे ख्याल में ना इसकी जो कैरिंग अमाउंट है ना उसमें से जो डिविडेंड्स के थ्रू हम रिकवर करेंगे वो होगा तकरीबन 40%, और जो सेल के थ्रू हम रिकवर करेंगे वो होगा तकरीबन 60%। ठीक है जी, बेहतरीन, ओके फाइन, वी डोंट हैव एन इशू। तो फिर हम उनसे पूछेंगे ठीक है आप बताएं जी व्हाट इज द टैक्स ऑन डिविडेंड्स। वो आपको बताते हैं जी टैक्स ऑन डिविडेंड्स है 12%। फिर हम उनसे पूछते हैं अच्छा व्हाट इज द टैक्स ऑन सेल, व्हाट इज द कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है ना, सीजीटी क्या है? तो वो हमें कहते हैं कि यार सीजीटी तो आपको पता ही है लॉ में लिखा है कि डिपेंड करता है होल्डिंग पीरियड पे। 3 साल बाद बेचो, 5 साल बाद बेचो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमने जितने अरसे बाद बेचना है सिर्फ 2% टैक्स लगेगा। ये मैंने आपको पहले IS-12 के साथ भी बताया था कि कैपिटल गेन टैक्स पाकिस्तान में डिपेंड करता है होल्डिंग पीरियड पे। अगर आपने जल्दी बेच दिया तो ज्यादा टैक्स लगेगा, बहुत अरसा रख के बेचा तो कम टैक्स लगेगा। ठीक है जी। और ये कोई हमारे लिए नई चीज नहीं है, ये हमने पहले पढ़ी हुई है, ये हमने पहले IS-12 के अंदर देखी हुई है। राइट। तो सिनेरियो बी में क्या डेफर टैक्स लाइबिलिटी बनेगी? अगर सिनेरियो बी कहती है कंपनी हमारा क्या होगा? इस 144 को दो हिस्से में तोड़ेंगे, एक 144 का 40% जो डिविडेंड के थ्रू टैक्स लगेगा जिस पे, और एक 144 का 60% इस पे सेल के थ्रू टैक्स लगेगा। पढ़ाया हुआ मैंने आपको ये बात। जो 40% है उस पर 12% लगा दो, जो 60% है उस पर 2% लगा दो, यानी कि सेल के हिस्से पे सेल का टैक्स, डिविडेंड के हिस्से पे डिविडेंड का टैक्स। तो ये बन जाता है 6.9 एंड 1.8। इन दोनों को ऐड कर लें तो टोटल डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आपकी बन जाएगी 8.7। कहानी समझ आई? है ना मजे की चीज, है ना इंटरेस्टिंग अकाउंटिंग। मशवरा है मेरा आपसे कि जी 1 मिनट जरा इसको पॉज कीजिए और तसल्ली से इसको देखिए सब लोग। ठीक है जी। और याद रखिए डिस्पोजल के ऊपर हमने कल डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि डिस्पोजल के ऊपर जब डिस्पोज होता है आ, आपका एसोसिएट, तो जितने भी जर्नल्स होते हैं रिवर्सल के वो होना बंद हो जाते हैं। अकॉर्डिंगली उनके डेफर टैक्स के जो रिवर्सल्स होंगे, डेफर टैक्स के जो जर्नल्स होंगे जो मैंने आपको बताए हैं ये वाले, ये भी होना बंद हो जाएंगे। ठीक है ना, दिस इज बेसिक सेंस। ठीक है ना, क्योंकि उसका रिलेटेड रिवर्सल होना बंद हो गया तो डेफर टैक्स का रिवर्सल भी बंद हो जाएगा। ठीक, सो यहां तक आपको डेफर टैक्स इंप्लीकेशंस ऑफ इक्विटी अकाउंटिंग समझ आ गई, ये टोटल नॉलेज है। ठीक है, आइए इसको अप्लाई कर लेते हैं जरा जल्दी से। ये आपको आपके नोट्स में पेज 81 पर, पेज 81 पर एग्जाम्पल मिल जाएगी रिलेटेड टू deferred tax implications of equity accounting। ठीक है,
आइए मिलकर पढ़ लेते हैं ये एग्जाम्पल क्या है। कहता है इन्वेस्टर लिमिटेड एक्वायर्ड 25% शेयर कैपिटल of Associate Limited at a cost of 500,000 on 1st January 2012. फाइन, चूंकि उसने 25% एक्वायर किया तो वो उसका एसोसिएट बन गया। कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012, यानी कि फर्स्ट ईयर के बाद, ये फर्स्ट ईयर के दौरान उसने प्रॉफिट जनरेट किया 200,000 का, डिविडेंड डिक्लेयर किया 60,000 का। कहता है ऑन 1 जनवरी 2012 एसोसिएट ने सेल किया लैंड, सोल्ड लैंड, जिसकी कैरिंग अमाउंट थी 100,000 टू इन्वेस्टर फॉर 200,000। राइट, सो ये एक सेल हुई है, एसोसिएट ने इन्वेस्टर को बेचा है और इस पे एक प्रॉफिट आया है। आपको पता है इसका क्या करना होता है, हमने प्रॉफिट रिवर्स करना होता है एंड ऑल दैट। ठीक, एसोसिएट ने इन्वेस्टर को बेचा। साथ ही कहता है इन्वेस्टर लिमिटेड सोल्ड इन्वेंट्री कॉस्टिंग 200,000 टू एसोसिएट at 30% markup above cost. 40% of this inventory is unsold by Associate Limited at year end. ले जी, दूसरी साइड की एंट्री भी आ गई, यानी कि इन्वेस्टर ने एसोसिएट को इन्वेंट्री बेची हुई है, उस पर भी एक गेन आया हुआ है। ठीक है, कहता है एप्लीकेबल इनकम टैक्स रेट इज 30%, whereas dividend income is taxable at 10%. तो इनकम टैक्स रेट 30 है, डिविडेंड 10 है। ये दोनों क्यों बताया गया है कि जी बिजनेस इनकम का रेट भी बताया है और डिविडेंड का भी रेट बताया है? थोड़ा सा आपके जहन में आना चाहिए ना, आपको मालूम है ऑलरेडी जो क्लोजिंग बैलेंस है उस पे डिविडेंड की इंप्लीकेशन, डिविडेंड वाला रेट की इंप्लीकेशन आ सकती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कहता है जी इन्वेस्टर लिमिटेड does not intend to dispose the investment in the foreseeable future. इसका क्या मतलब हुआ, ये क्यों बताया गया आपको? अगेन क्लोजिंग बैलेंस में हमने कहा था ना कि नियत पूछो आप कंपनी से, कीप करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, वट एवर। सो कंपनी कह रही है कि हम कीप करेंगे, यानी कि सारा का सारा जो टैक्स इंपैक्ट है वो डिविडेंड से आएगा। ठीक, तो कहता है जी जर्नल्स प्रोवाइड करें इसकी अकाउंटिंग के 31 दिसंबर 2012 के दौरान। ठीक है, जर्नल्स कर लेंगे तो उससे एसेट लायबिलिटी ये वो सारे बैलेंसेस खुद ही निकल आएंगे। ठीक है जी, आप सबके सामने पेज 81 होना चाहिए, पेज 81 पे ये एग्जाम्पल खुली होनी चाहिए। ठीक है ना, आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले एसोसिएट खरीदा गया तो एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट, टू बैंक, राइट, 500,000 एसोसिएट खरीदने की एंट्री। पहला जर्नल हो गया। फिर बताया गया है कि उसने प्रॉफिट मेक किया है, उसने प्रॉफिट मेक किया है हमारे एसोसिएट ने, राइट, साल के दौरान। और बताया यह गया है कि उसने प्रॉफिट मेक किया है 200,000 का, तो हमारा हिस्सा बना 50,000। एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल 50,000। ओसीआई का कोई जिक्र नहीं है तो हम नहीं करेंगे, उसकी कोई बात नहीं करेंगे। तीसरा, उसने डिविडेंड दिया है 60,000 का, तो हमारा हिस्सा बनेगा 15,000। अब मैं आपसे अर्ज कर चुका कि ये जो बेसिक एंट्रीज होती हैं, ये जो बेसिक एंट्रीज होती हैं ये वाली, इसके ऊपर कोई डेफर्ड टैक्स की सच इंप्लीकेशन डायरेक्टली नहीं बनती। फाइन, उससे आगे बढ़ते हैं। फोर्थ जर्नल, फोर्थ एंट्री, फोर्थ एंट्री क्या है? कहता है एसोसिएट ने इन्वेस्टर को पीपी बेचा है,
और वो पीपी है लैंड, और उसके ऊपर जो प्रॉफिट आया है एसोसिएट को वो आया है 100,000। ये लिखा हुआ है ना सवाल में, यानी कि 100,000 का 25%, क्योंकि हम 25% इन्वेस्टमेंट के साथ बैठे हुए हैं, तो 25% इज अनरियलाइज्ड, इट इज आर्टिफिशियल एज पर द स्टैंडर्ड। तो क्या करेंगे हम, इस 25,000 को इलिमिनेट कर देंगे, खत्म कर देंगे, और हमें पता उसकी इलिमिनेशन की एंट्री होती है P&L टू पीपी, और P&L में SOPA की लाइन बेसिकली इफेक्ट होगी, इंपैक्ट होगी 25,000 से। क्या ख्याल है, P&L टू पीपी, और SOPA की लाइन इसलिए कि ये एसोसिएट का गेन था, उसने सेल किया, उसका गेन है। क्या ख्याल है ना। अब हमें इसका डेफर्ड टैक्स इंप्लीकेशन भी साथ रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, हमें इसके डेफर्ड टैक्स इंप्लीकेशन का भी जर्नल आता है। इसके डेफर्ड टैक्स इंप्लीकेशन का जर्नल होता है डेफर्ड टैक्स एसेट 7.5 टू SOPA 7.5। 30% होगा ना डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट, 25,000 का 30%, 7.5 लिख दिया मैंने आगे 30%। अब ये इसको 30% का रट्टा नहीं लगा लेना, जो बिजनेस इनकम का रेट है वो, अगर सवाल में वो रेट 20% हुआ, 25% हुआ, 28% हुआ, जो भी परसेंट हुआ वो लगाना आपने, ठीक है ना जी। सो डेफर्ड टैक्स एसेट टू P&L टू SOPA 7.5,000। अभी थोड़ी देर पहले ये पूरी हमने जर्नल देखी है, राइट। सो हमें एक एसोसिएट टू इन्वेस्टर सेल दी हुई थी, हमने उसको कैप्चर कर लिया, ऐसा ही है। फिर एक इन्वेस्टर टू एसोसिएट सेल भी दी हुई है इसके फौरन बाद, अगर आप गौर करें, इन्वेस्टर टू एसोसिएट I2A लिख रहा हूं, इन्वेस्टर टू एसोसिएट सेल भी दी हुई है, और वो है इन्वेंट्री की सेल, जिस पर प्रॉफिट आया है 60,000, करेक्ट। 60,000 का प्रॉफिट आया ना, टोटल प्रॉफिट जो आया वो 60,000 का आया। 2 लाख की इन्वेंट्री 30% अबव कॉस्ट पे बेची, तो 60,000 का प्रॉफिट आया इन्वेस्टर को। हाउएवर ये सारे का सारा अनरियलाइज्ड नहीं है, हमें मालूम है, हमने पढ़ा हुआ है, हमने कैलकुलेशंस की हुई है, हमें पता है इसमें से जितना अनसोल्ड पोर्शन है पहले वो देखा जाता है, और उस पर भी हमारा शेयर लगाया जाएगा 25%, उससे अनसोल्ड की मिकदार बनेगी, ठीक है ना। तो ये बनेगी कितनी, 60,000 का 40% और उसका 25%, ये बनता है 6,000। और इसका जर्नल भी हमें आता है अल्हम्दुलिल्लाह, इसका जर्नल भी हमें आता है। जर्नल होता है P&L टू इन्वेस्टमेंट, यही होता है ना जर्नल इसका, 6,000। और P&L में कौन सी लाइन, अगर कोई बच्चा पूछे कौन सी लाइन जी, तो इसके एक्सपर्ट होने चाहिए। अब हम बहुत दफा देखा हमने इसको, कॉस्ट ऑफ सेल की लाइन, वो लाइन जहां पर हमने, बेचने वाले ने, सेलर ने, बार बार अर्ज कर रहा हूं, जहां पर सेलर ने, बेचने वाले ने मुनाफा रिकॉर्ड किया होगा, प्रॉफिट रिकॉर्ड किया होगा, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड किया होगा, वहीं से इसको रिवर्स किया जाता है। अगर किसी ने रट्टा लगाना है तो फिर इसका रट्टा लगाएं, जहां पर सेलर ने प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड किया होगा, ठीक है, अगर रट्टा लगाने की जरूरत है तो P&L टू इन्वेस्टमेंट 6 से। और हमें पता है साथ ही इसका एक डेफर्ड टैक्स इंप्लीकेशन भी आना है, क्या, इन्वेस्टमेंट टू डेफर्ड टैक्स इनकम, इन्वेस्टमेंट टू डेफर्ड टैक्स इनकम 1.8 से,
अगेन 30% के रेट पे, बिजनेस इनकम के रेट पे। और हम लॉजिक पढ़ चुके, दोनों चीज़ों की लॉजिक देख चुके कि यार ये वाली एंट्री डेफर टैक्स एसेट टू डेफर टैक्स इनकम क्यों नहीं होती, सोपा क्यों आ जाता है बीच में, ये इसकी भी लॉजिक देख चुके। और ये वाली एंट्री इन्वेस्टमेंट टू डेफर टैक्स इनकम क्यों होती है, डीटीए क्यों नहीं आता, इसकी लॉजिक भी हम देख चुके, स्टैंडर्ड के मुताबिक जो उसकी लॉजिक है। ठीक, आई होप यहां तक आपको क्लियर है। एक और जर्नल भी हमने करना है बाय द वे, 8वां जर्नल, विच इज क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर डेफर टैक्स बनाना। बट वो बनाएंगे जब वंस क्लोजिंग बैलेंस तो बन जाए ना, उस पर डेफर टैक्स लाइबिलिटी निकालना वो करना है अभी हमने, या डेफर टैक्स लिख देते हैं खाली। बट वंस क्लोजिंग बैलेंस बन जाए इंशाल्लाह फिर उसको देखेंगे। फिलहाल पूरे सवाल के जर्नल्स हमने कर लिए हैं। इसको यहां पर पॉज कीजिए, तसल्ली से देखिए, डाइजेस्ट कीजिए इसे। और जी आई अज्यूम आप सब ने इसको देखा है तसल्ली से। अब हम देख लेते हैं कि यार इसकी बेसिस पर इन्वेस्टमेंट क्या बनती है, एसओपीए वगैरह क्या बनता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह पे क्या इंपैक्ट्स हैं, वो ज़रा उसका जायज़ा ले लेते हैं। बात कर लेते हैं पहले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की। ठीक है ना जी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर इसके क्या इंपैक्ट्स हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर जाहिर है एक नजर आना है इन्वेस्टमेंट का बैलेंस। सबसे पहले तो इन तमाम जर्नल्स के इंपैक्ट्स में सबसे पहले तो एक इन्वेस्टमेंट का बैलेंस नजर आना है, जिसकी इनिशियल वैल्यू इन्वेस्टमेंट की हमने लगाई है 500,000। ऐसे ही है ना जी। अगर मैं इन जर्नल्स को देखूं तो 500,000 इनिशियल वैल्यू। फिर जर्नल नंबर 2 से इन्वेस्टमेंट का बैलेंस बढ़ गया बाय 50,000। जर्नल नंबर 3 से इन्वेस्टमेंट का बैलेंस घट गया बाय 15,000, है ना। जर्नल नंबर 4 एंड 5 का इन्वेस्टमेंट पर कोई इंपैक्ट नहीं है कोई इंपैक्ट? गौर कीजिए, अपनी कॉपियों पर देखिए। जर्नल नंबर 4 में कहीं इन्वेस्टमेंट डेबिट क्रेडिट नहीं हो रही, जर्नल नंबर 5 में कहीं इन्वेस्टमेंट डेबिट क्रेडिट नहीं हो रही, सो इन्वेस्टमेंट पे तो कोई इंपैक्ट नहीं है इसका। अच्छा जी। फिर जर्नल नंबर 6 एंड 7 का इंपैक्ट है। 6 से इन्वेस्टमेंट में 6 ऐड हो रहा है, सॉरी 6 लेस हो रहा है, और यहां 1.8 ऐड हो रहा है। ऐसे ही है। गौर से देखिएगा जरा मैं क्या करने लगा हूं, इधर देखिए सब गौर से। 6 7 6 लेस 1.8 ऐड, इन दोनों का ऐसे सम किया तो बना 4.2। आई टेल यू व्हाई आई हैव डन दिस। एक शॉर्टकट मैंने आपको बताना है इसके बाद। ठीक है, 6 लेस किया, 1.8 का ऐड किया और 4.2 बन गया, तो 6 और 7 का इंपैक्ट मेरे पास नजर आ गया। ठीक है जी। और जर्नल नंबर 8 तो भी हमने किया ही नहीं। ठीक है ना। अच्छा, अगर आपके ये जहन में हो कि यार इस पीपीई की डेप्रिसिएशन की कोई एंट्री, या वो जो बाद में रिवर्सल की एंट्री करते थे वो नहीं की, तो याद रखिए ये लैंड है, ये तो डेप्रिसिएट होता ही नहीं। ये भी जहन में क्लियर होना चाहिए, मतलब किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन ना रहे, ये मकसद है मेरा। ठीक है जी। ऑलराइट, सो मेरे पास इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस बन गया। इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस बन गया, विच इज 530.8। ये है मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की एक इंप्लीकेशन। एक इंप्लीकेशन कि जी मेरे पास इन्वेस्टमेंट नजर आएगी इन माय स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक, फाइन। इसको क्लोजिंग के बजाय इसको इन्वेस्टमेंट ही कह देते हैं, सो दैट नाम भी ठीक रखते हैं हम इसका एज पर द स्टैंडर्ड। सो इन्वेस्टमेंट एक नजर आएगी अमाउंटिंग टू 530.8
ठीक। दूसरी एक और इंप्लीकेशन है, डेफर्ड टैक्स एसेट आपने देखा होगा, बीच में एक एंट्री हुई है डेफर्ड टैक्स एसेट की, देख रहे हैं? बीच में एक एंट्री हुई है, ये एंट्री नंबर 5। डेफर्ड टैक्स एसेट भी तो एक बैलेंस शीट का ही आइटम है ना। एंट्री नंबर 5 डेफर्ड टैक्स एसेट की हुई है 7.5 की। क्या ख्याल है? ये भी तो एक इम्प्लीकेशन है ना, ये भी तो बैलेंस शीट का आइटम है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का आइटम है, ये भी एक इम्प्लीकेशन है। ठीक। सो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की अभी तक जितनी इंप्लीकेशंस हम आइडेंटिफाई कर पाए वो हमने लिख ली। फिर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की इंप्लीकेशंस। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में अगर मैं चलूं तो मेरे पास रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, एटसेट्रा, अदर इनकम एटसेट्रा, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ना, एटसेट्रा। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये है मेरे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अभी मैंने अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं लिखी बिकॉज इस सवाल में है ही नहीं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो ये मेरी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का एक फॉर्मेट, अगर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ना हो तो यही होता है। ठीक है जी। अब मैं देखता चला जाता हूं अपने जर्नल्स। जर्नल नंबर 1, नो इम्पैक्ट ऑन P&L. Journal number 2, yes, there is an impact on P&L. P&L is being credited. Which line would be credited? Journal number 2 की वजह से which line would be credited? SOPA would be credited. We all know that. ठीक है, 50,000 से क्रेडिट हो गया, बेहतरीन। Journal number 3, no impact on P&L. Journal number 4, which line is being debited? SOPA. देख रहे हैं, -25। फिर next journal number 5, which line is being credited over here? SOPA, +7.5। अगेन मैं इन दोनों को भी चाहता हूं आप ऐसे ब्रैकेट्स में दिखाएं, -25 और ये जो है ना, इसको ऐसे ब्रैकेट में रखें। एंड आई टेल यू व्हाई मैं ये ब्रैकेट्स लगा रहा हूं। -25 और +7.5, इन दोनों को भी जरा ब्रैकेट में रखें। ओके, आगे बढ़ते। आगे 6 नंबर जर्नल, अगर आप 6 नंबर जर्नल देखोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल आपकी बढ़ रही है ना, 6,000 से डेबिट हो रही है ना कॉस्ट ऑफ सेल यहां पे। और फिर 7th नंबर जर्नल देखोगे तो डेफर्ड टैक्स इनकम आपकी बढ़ रही है, यानी कि टैक्स एक्सपेंस आपका कम हो रहा है, ऐसे ही है ना। टैक्स एक्सपेंस, अगर डेफर्ड टैक्स इनकम बढ़ रही हो तो टैक्स एक्सपेंस क्या हो रहा होता है? कम, 1.8 से। यहां तक यही इफेक्ट्स हैं जर्नल नंबर 1 से लेके 7 तक, यही इफेक्ट्स हमें नजर आ रहे हैं ऑन द P&L। अगेन हमने जर्नल पहले लिखे हुए थे, पहले से समझे हुए थे, अब हमने तो सिर्फ उसका इफेक्ट लिख लिया कि यार ये बैलेंस शीट के आइटम को इफेक्ट करता है या P&L को करता है, वो तो हमने लिख लिया खाली। अब हम वो एक जर्नल देख लेते हैं जो हमने पहले नहीं देखा, विच वॉज क्लोजिंग बैलेंस पर डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड करना। क्विकली यहां देखते हैं, यही बना लेते हैं। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, टेम्परेरी डिफरेंस। कैरिंग अमाउंट जो मेरी इन्वेस्टमेंट की क्लोजिंग बैलेंस पर है वो है 530.8। टैक्स बेस क्या होती है मैंने आपको सिखाया हुआ, इक्वल टू कॉस्ट विच इज 500, हाँ या ना। तो टेम्परेरी डिफरेंस बना 30.8। अब टेम्परेरी डिफरेंस पर रेट क्या लगाना है, टैक्स रेट क्या लगाना है?
ये भी इस सवाल की निस्बत से हमें क्लियर है, सारा का सारा डिविडेंड के थ्रू रिकवर होना है, देख लिया हमने ऑलरेडी, और डिविडेंड पे रेट है 10%। तो क्या बना ये? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनती है ये। वाई? बिकॉज कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस, इट इज अ टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। 30.8 into 10% is 3.1, है ना, टू 1 डेसिमल अगर मैं करूं तो 3.1 की डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनती है। क्या बनती है? 3.1 की डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। आपको पता है इसका जर्नल क्या होता है? नॉर्मल डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का जर्नल, नॉर्मल, जो बिल्कुल नॉर्मल एक डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का जर्नल होता है वही होता है। अल्लाह का शुक्र है यहां एटलीस्ट स्टैंडर्ड सेटर्स ने कोई एवं की इसके अंदर जो है ना फजूल साइंस नहीं क्रिएट की। मैं अगर स्टैंडर्ड सेटर होता ना तो मैं ऊपर भी, यकीन कीजिए, इन दोनों जर्नल्स को भी सादा डेफर्ड टैक्स का जर्नल रखता, इसमें फजूल में सोपा और इन्वेस्टमेंट्स ना घुसाता, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली स्टैंडर्ड ऐसे ही लिखा हुआ है तो ऐसे ही पढ़ाना है आपको मैंने। तो यहां पर एक सादा जर्नल होता है, क्या? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस पीएनएल में टू डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 3.1 से, सादा नॉर्मल डेफर्ड टैक्स का जर्नल, कोई उसमें फजूल की कहानी नहीं, साइंस नहीं। बात समझ रहे? I hope this is clear. It's a simple deferred tax का journal 3.1 deferred tax expense to liability. आइए, हमने अभी तक पहली 7 एंट्रीज के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के इंपैक्ट्स देखे थे ना, पहली 7 के। आइए इस 8वीं का भी देख लेते हैं। व्हाट अबाउट दिस 8th एंट्री? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस टू डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। इसका मतलब है बैलेंस शीट में एक डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नजर आनी शुरू हो जाएगी 3.1 की, है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस नजर आएगा, टैक्स एक्सपेंस बढ़ेगा 3.1 से एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, है ना। यानी कि एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस जो नेट डेफर्ड टैक्स एसेट नजर आ रहा होगा, क्योंकि आपको पता है हम डेफर्ड टैक्स एसेट्स और लाइबिलिटीज को आमतौर पे ऑफसेट कर देते हैं, नेट डेफर्ड टैक्स एसेट नजर आ रहा होगा वो होगा 4.4 का, अगर मैं इन दोनों को ऑफसेट कर दूं आपस में, 7.5 और 3.1 को, ठीक है जी। तो ये है समरी, ये है लुबे लुबाब, एज अ रिजल्ट ऑफ योर क्वेश्चन जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पर इंपैक्ट्स आएंगे, वो आपके सामने मैंने समराइज कर दिए हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इसको 1 मिनट यहां पॉज करके तसल्ली से देखें, डाइजेस्ट करें। चलिए जी, आई होप आप सबने इसको देखा है, इसको तसल्ली से आपने देखा है, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं। अब मैंने आपको 3 बातें इसके निस्बत से और बतानी है जो इंपॉर्टेंट है। 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। पहली बात, एक शॉर्टकट का अंदाजा, एक शॉर्टकट आपको आना चाहिए। वो शॉर्टकट क्या है मैं आपको सिखाता हूं। अगर एग्जाम में आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट या एसओपीए वर्कआउट करना है, इन्वेस्टमेंट या एसओपीए, यही 2 बड़ी लाइंस होती हैं। ऑल्दो आपने देख लिया इक्विटी अकाउंटिंग के और लाइंस पर भी इंपैक्ट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में और लाइंस पर भी इक्विटी अकाउंटिंग के इफेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं 2 पे हैं, बट ये 2 जनरली सबसे बड़ी लाइंस होती हैं, 2 मेजर लाइंस। अगर एग्जाम में आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट या एसओपीए निकालना है या इनके इफेक्ट्स बताने हैं तो एक शॉर्टकट है, क्या? गौर कीजिएगा, ये एडजस्टमेंट जो यहां पर इन्वेस्टमेंट में रिकॉर्ड हुई 6 की, ये असल में 6 रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये असल में 4.2 रिकॉर्ड हुआ, यानी कि नेट ऑफ टैक्स। हाँ या ना? जो 6 की एडजस्टमेंट है
वो टैक्स 1.8 का ऑफसेट करके 4.2 रिकॉर्ड हुआ ना नेट ऑफ टैक्स। सही कह रहा हूं या नहीं? इसी तरह जो एसओपीए में यहां 25 की एडजस्टमेंट रिकॉर्ड हुई, ये असल में 25 की नेगेटिव रिकॉर्ड नहीं हुआ, 25 7.5 को ऑफसेट करके 17.5 का नेगेटिव रिकॉर्ड हुआ है। चेक किया आपने? अगेन नेट ऑफ टैक्स। ये बात कुछ समझ आ रही है ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देयर इज अ शॉर्टकट इन एग्जाम। अगर मैंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट या एसओपीए के इंपैक्ट्स निकालने हैं, देन मुझे सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इन दोनों में जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यूआरपी की एडजस्टमेंट्स डलती हैं, वो डलती हैं नेट ऑफ टैक्स। इफ आई एम रश्ड फॉर टाइम इन एग्जाम और मैं जर्नल्स नहीं बना सकता, तो मैं सिंपल जो भी मुझे इफेक्ट नजर आ रहा है, अच्छा 6 का इफेक्ट है नेट ऑफ टैक्स करके 4.2 डाल दो, 25 का इफेक्ट है अच्छा नेट ऑफ टैक्स करके 17.5 डाल दो, 10 का इफेक्ट है अच्छा 7 डाल दो नेट ऑफ टैक्स करके, राइट? अगर 30% टैक्स है तो 20 का इफेक्ट है अच्छा नेट ऑफ टैक्स करके 14 डाल दो। बात समझ आ रही है? इफ आई एम रश्ड फॉर टाइम इन एग्जाम, दिस इज इंडीड अ शॉर्टकट। लेकिन सिर्फ किसके लिए? सिर्फ इन्वेस्टमेंट या एसओपीए में नंबर्स डालने के लिए। उसके अलावा बाकी जगहों पे ऐसा नहीं है। जैसे कॉस्ट ऑफ सेल में कोई नेट ऑफ टैक्स इफेक्ट नहीं डाला 6, वो तो ग्रॉस ही डाल रहा है। चेक किया आपने? बाकी जगहों पे ऐसा नहीं है। ये हो गई एक बात। आई होप ये शॉर्टकट आपको क्लियर हो गया। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल रेयर होगा आपके एग्जाम में, शायद ही ऐसा कोई सवाल आए, बट अगर आ जाए तो इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। पहली बात, आई होप दिस इज क्लियर। आइए दूसरी बात देख लेते हैं। ये जो क्लोजिंग बैलेंस पे डेफर्ड टैक्स लेते हैं, अगर साल के दौरान कोई ओसीआई भी रिकॉर्ड हुआ हो एसोसिएट का, जिसकी वजह से आपको पता है एसओसीआई ऑफ एसोसिएट, शेयर ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ एसोसिएट या जेवी हम रिकॉर्ड करते हैं अपने पास, क्या ख्याल है? हो सकता है ना? अगर साल के दौरान कोई एसोसिएट का ओसीआई भी आया है, तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस पे डेफर्ड टैक्स है, क्या इसको सारे को स्टिल पीएनएल में रिकॉर्ड करेंगे? जवाब है यस। एक्चुअली ये जो क्लोजिंग बैलेंस पे डेफर्ड टैक्स होता है, ये बहुत से एडजस्टमेंट्स का नेट रिजल्ट होता है। इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स पॉजिटिव होती हैं और कुछ नेगेटिव होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं डिविडेंड नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, बहुत सी चीज़ों का नेट रिजल्ट। ठीक, लिहाजा स्टैंडर्ड कहता है इसको सिंपल पीएनएल में रिकॉर्ड कर दें, इसके स्प्लिटिंग नहीं करते हम। ठीक, तो दिस विल स्टिल बी रिकॉर्डेड एज deferred tax expense to deferred tax liability. That is your second point जो आपको पता होना चाहिए। आई होप ये भी आसान था, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं थी। और ये सवाल, ये वाला पॉइंट उन्हीं को समझ आया जिन्होंने IAS 12 को गौर से पढ़ा है। ठीक, तीसरी पॉइंट, तीसरा नुक्ता, तीसरा क्रिटिकल एलिमेंट जो आपको पता होना चाहिए। आपको याद होगा डे 1 पर अगर फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स इनिशियली डे 1 पर फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स अगर कॉस्ट से ज्यादा होती थी तो एक गेन रिकॉर्ड किया जाता था इनिशियल पे, इनिशियल रिकग्निशन पर। you would remember that if the fair value of net assets was greater than cost, we used to record a gain. For example, मैंने एक
मैंने एक इन्वेस्टमेंट खरीदी, उसकी कॉस्ट थी 100 मिलियन और उसकी जो फेयर वैल्यू थी जो बन रही थी वो बन रही थी 120 मिलियन। तो हम जर्नल्स क्या करते हैं, हम करते हैं इन्वेस्टमेंट टू बैंक, और ये एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट है बाय द वे, ये दिस इज एन एसोसिएट राइट, ज़ाहिर हम इक्विटी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो इट्स एन एसोसिएट। सो इन्वेस्टमेंट टू बैंक 100, और साथ ही हम एंट्री करते हैं इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल, और पीएनएल में इसे एसओपीए की लाइन में डाला जाता है एज पर द स्टैंडर्ड। किस लाइन में? एसओपीए की लाइन में 20। ऐसा है या नहीं? याद कीजिए, क्या हमने ऐसा पढ़ा हुआ या नहीं? आई वुड एडवाइस कि यहाँ पे 1 मिनट पॉज करें और ज़रा याद करें कि क्या हमने ऐसा ही पढ़ा हुआ है ना या नहीं। आई होप आप सबने रिकॉल किया है, बिल्कुल हमने ऐसे ही पढ़ा हुआ है राइट। इस एडजस्टमेंट के ऊपर भी डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट आता है जी। स्टैंडर्ड कहता है इस पे भी डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट आएगा। क्या डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट बताया जाता है? डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट बताया जाता है एट द रेट ऑफ बिजनेस इनकम, जो भी बिजनेस इनकम पे टैक्स लग रहा है, से बिजनेस इनकम पे 25% टैक्स लग रहा है। तो जो भी बिजनेस इनकम पे टैक्स लग रहा है उस रेट के ऊपर एंट्री की जाती है। और एंट्री क्या की जाती है, जरा गौर से देखिएगा, एंट्री आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। एंट्री की जाती है पीएनएल एसओपीए में टू इन्वेस्टमेंट। है ये टैक्स की एंट्री, है ये किसकी एंट्री? टैक्स की एंट्री, बट इसमें दोनों साइड्स पे आपको टैक्स नजर नहीं आ रहा। क्या आपको टैक्स नजर आया? नहीं। है ये डेफर्ड टैक्स की एंट्री, बट इसमें दोनों साइड पर आपको टैक्स नजर नहीं आया। अगेन इसकी लॉजिक वही है। क्या लॉजिक है इसके पीछे? व्हाई नॉट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट एंड डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट? व्हाई नॉट दैट? है तो वो भी लाइबिलिटी भी तो एक बैलेंस शीट का ही आइटम है जैसे इन्वेस्टमेंट है। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस भी तो पीएनएल का ही आइटम है जैसे सोपा है। लॉजिक ये है इसके पीछे स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड ने एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स को मैच किया। स्टैंडर्ड ने कहा यार जो मैंने एडजस्टमेंट्स के ऊपर एंट्रियां बताई हैं वो एंट्रीज क्या हैं? वो है अगर इन्वेस्टमेंट पर इंपैक्ट आए तो नेट ऑफ टैक्स कर दो, यही बताया ना। अगर इन्वेस्टमेंट की लाइन में इंपैक्ट आता है तो नेट ऑफ टैक्स कर दिया जाता है। पॉइंट नंबर 1 स्क्रीन पे मैंने आपको यही बताया। और अगर एसओपीए में इंपैक्ट आता है वो भी नेट ऑफ टैक्स कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों एसोसिएट से रिलेटेड हैं। तो स्टैंडर्ड ने इस वजह से यहां पर कोई टैक्स की एंट्री है, टैक्स की एंट्री बट टैक्स की लाइंस में नहीं हो रही है। ये एंट्री होती है पीएनएल एसओपीए में डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एट 25%। बात समझ आई? आई होप ये बात आपको समझ आई है राइट। और याद रखिए कल को अगर ये 20 रिवर्स होगा ना, आपको पता है इस 20 के गेन के ऊपर ये रिवर्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। मालूम है ना हमें, ये 20 का गेन रिवर्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कल को अगर ये 20 का गेन रिवर्स होगा राइट, पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट करके, तो अकॉर्डिंगली ये इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल करके ये टैक्स भी साथ साथ रिवर्स होता जाएगा। से ये गेन 5 सालों में रिवर्स होता है, 20 को 5 सालों में रिवर्स करो तो 4 4 करके रिवर्स होता है। तो ये टैक्स भी 5 सालों में रिवर्स होगा। 5 का टैक्स है, अगर आप 5 सालों में रिवर्स करें तो एक एक करके रिवर्स होगा। ऐसे ही है ना। देखिए ये 20 की एंट्री है ना, अगर इसको मैं 5 सालों में रिवर्स करूं तो ये इनवर्स होके पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट होके 4 4 करके रिवर्स होगी। इसी तरह इसके साथ जो एंट्री लिखी है ये 5 की एंट्री है पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल करके 1 1 करके रिवर्स होगी। बात समझ रहे हैं? तो जैसे जैसे ये गेन की एंट्री रिवर्स होगी साथ साथ इसके टैक्स की एंट्री भी
रिवर्स होती जाएगी, और अगर ये गेन की एंट्री रिवर्स नहीं होती तो टैक्स की एंट्री भी रिवर्स नहीं हो रही होगी। आई होप ये बात आपको समझ आ गई। ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर एज वेल। अच्छा, फिर एक आखिरी चीज, और इसमें भी याद रखिए, इसमें भी बाय द वे, इसमें भी वो शॉर्टकट अप्रोच याद रखिएगा, इसमें भी आप वो शॉर्टकट याद रख सकते हैं। शॉर्टकट क्या? कि आप नेट ऑफ टैक्स एंट्री कर लें, आप गेन की एंट्री क्या करें, नेट ऑफ टैक्स। गेन आया 20 का, 75% में एंट्री कर दें, 15 की एंट्री बनेगी, और आप खुद ब खुद देखेंगे वो जर्नल वही बन जाएगा जो मैंने आपको ऊपर करके दिया। मैंने आपको ऊपर 2 जर्नल किए ना, एक 20 का जर्नल किया है, एक उसका इनवर्स किया है 5 का, तो नेट पे 15 ही बनता है ना। आप 15 का जर्नल कर दें, आप इसकी एंट्री भी, इसके ऊपर भी वो शॉर्टकट लगा सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका जहन। फिर एक आखिरी बात, और ये सिर्फ स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन एक होती है, उसको एड्रेस करने के लिए मैं बता रहा हूं आपको। एक कॉमन कंफ्यूजन होती है बच्चों को। कंफ्यूजन क्या होती है ये सुन लीजिएगा, और फिर हो सकता है आप में से भी बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन हो। क्या? कि यार जब हमने 530.8 कंप्यूट किया, क्या किया? 530.8 कंप्यूट किया अपने सवाल में, तो हमारे सामने एक जर्नल आया 6 का, जिसको हमने नेट ऑफ टैक्स कर दिया, उसके ऊपर टैक्स ले लिया, तो वो 4.2 इनकॉर्पोरेट हुआ। ऐसे ही है ना? है ना? बिल्कुल ठीक है। इसी तरह हमने 200 का जो प्रॉफिट था उसका 30% लिया अपने पास, सॉरी 25% लिया अपने पास, तो 50 इंक्लूड किया, और ये प्रॉफिट जो था ये आफ्टर टैक्स था, नेट ऑफ टैक्स था। क्या ख्याल है? ये जर्नल भी जो इनकॉर्पोरेट हुआ ये भी आफ्टर टैक्स है, नेट ऑफ टैक्स है। तो बच्चों के जहन में एक सवाल आता है, वो कहते हैं यार ये 530.8 में जो चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो रही हैं ये तो ऑलरेडी आफ्टर टैक्स हैं, तो इस 530.8 को फिर 500 की कॉस्ट से कंपेयर करके इस पे दोबारा 10% टैक्स क्यों लेते हैं? लिया नहीं लिया दोबारा 10% टैक्स क्लोजिंग बैलेंस पे? ये बच्चों के जहन में अक्सर सवाल आता है, और शायद आपके जहनों में भी आ रहा होगा कि यार दो दो बार डबल टैक्सेशन क्यों करते हैं? 2 बार टैक्सेशन हो रही है ना, यहां पर पहले आफ्टर टैक्स हैं ये सारी चीजें, और फिर दोबारा डिविडेंड पे भी टैक्स लग रहा है। ये डबल टैक्सेशन क्यों है? एक्चुअली ये डबल टैक्सेशन अकाउंटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, ये तो टैक्स लॉ का प्रॉब्लम है। किसका प्रॉब्लम है? टैक्स लॉ का। कैसे? कोई भी कंपनी अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कमाती है 100 रुपए, तो पहले उस पे एफबीआर को टैक्स देती है से 30%, से 30%, 30 रुपए दे दिया टैक्स उसने, पीछे क्या बचा? 70 रुपए। अब ये 70 रुपए ऑलरेडी नेट ऑफ टैक्स होता है, बट अगर इस 70 रुपए को एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो इस पे दोबारा टैक्स लगाया जाता है, इस पे से दोबारा टैक्स काटा जाता है। काटा जाता है या नहीं? 10%, या वट एवर डिविडेंड का टैक्स 10 है, 12 है, वट एवर, तो ये बच जाता है 60 या 63। बात समझ आ रही है? ये जो डबल टैक्सेशन है ये कोई अकाउंटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, 2 बार टैक्स लगाना, पहले 30 फिर 10, ये तो टैक्स लॉ का प्रॉब्लम है। ये ऐसे ही है, चूंकि ये डबल टैक्सेशन है, जब टैक्स लॉ में है तो हम फिर अकाउंटिंग में भी ऐसे ही अप्लाई करेंगे। आई होप
अगर आप में से किसी के जहन में ये कन्फ्यूजन आई थी वो भी क्लियर हो गई। एंड आई होप कि विद दिस आपको डेफर्ड टैक्स इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्विटी अकाउंटिंग पर महारत हासिल हो गई है इंशाल्लाह। ठीक है जी। नाउ आई वुड एडवाइज कि ये छोटी सी एक एग्जाम्पल है IFRS 5 की इम्प्लीकेशन की। इसको यहाँ अपनी स्क्रीन से ही रीड कर लीजिए जी। आपकी स्क्रीन पे सामने नजर आ रही है एक छोटी सी एग्जाम्पल, एसोसिएट या जेवी पे IFRS 5 की क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है, वो हेल्ड फॉर सेल हो सकती है या नहीं, इन्वेस्टमेंट जो होती है हमारी, और अगर हो तो क्या हो सकता है। आई वुड एडवाइस कि आप यहाँ पर इसको पॉज करें और 2 मिनट लगाकर ये एग्जाम्पल प्लीज पढ़ें। अरे जी, आई होप आप सबने इसको पढ़ा है। तो हमने IFRS 5 का जब स्कोप पढ़ा था, सबसे पहले तो वो वक्त याद कर लेते हैं। अगर आपने मेरा IFRS 5 का लेक्चर लिया है तो जब हमने IFRS 5 का स्कोप देखा था तो उस वक्त हमने कहा था कि जी पीपी, इंटेंजिबल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा जो नॉर्मल एसेट्स थे वो तो थे ही थे, और फिर हमने कहा था कि सर्टन इन्वेस्टमेंट्स भी इसमें फॉल करती हैं, जैसे हमने IAS 36 के स्कोप में कहा था, IFRS 5 के स्कोप में भी कहा था। उन सर्टन इन्वेस्टमेंट्स में से एक है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और जेवी, राइट। सो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट या जेवी अगर हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो जाए, या पूरी या उसका एक पोर्शन इन एसोसिएट या जेवी, कंप्लीट या उसका कोई पोर्शन अगर हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो जाए, तो स्टैंडर्ड कहता है जितनी भी हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो गई है, ठीक है, उतने पे आप IFRS 5 अप्लाई करोगे। जितनी हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो गई है उस पर क्या करोगे, हेल्ड हेल्ड फॉर सेल की अकाउंटिंग, IFRS 5 की अकाउंटिंग। अगर तो पूरी हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो गई है तो पूरी पे IFRS 5 अप्लाई कर दें। अगर एक पोर्शन अप्लाई हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हुआ है तो उस पोर्शन के ऊपर IFRS 5 अप्लाई कर दें, और रिमेनिंग के ऊपर IAS 28 अप्लाई करते रहें। ये है स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट। ये रिक्वायरमेंट कैसे अप्लाई होती है प्रैक्टिस में, ये हमें ये एग्जाम्पल सिखाएगी और समझाएगी। क्या एग्जाम्पल? एग्जाम्पल कहती है जी कि पेरेंट लिमिटेड ने एक्वायर किया 30% शेयर कैपिटल एसोसिएट लिमिटेड का। ठीक है, तो दो कंपनीज हैं, एक ने दूसरे का 30% शेयर कैपिटल एक्वायर कर लिया, इसका मतलब वो उसका पेरेंट बन गया, या उसका उसका सॉरी दूसरी कंपनी जो है उसका एसोसिएट बन गई ऑन 1 जनवरी 2016। कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड December 31st 2016, profit and OCI of Associate Limited was this and this respectively। ठीक है, तो प्रॉफिट इतना था, OCI इतना था। Associate also paid dividends of 150 million, तो डिविडेंड भी उसने दिया 150 मिलियन के। कहता है however the financial position of Associate Limited deteriorated during December 2016, यानी कि ईयर एंड के ऊपर आके ईयर एंड के करीब उसके हालात ख़राब हो गए, और 31 दिसंबर 2016 को द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ द पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अमाउंटेड टू 450 मिलियन, वेयर एज इट्स वैल्यू इन यूज वॉज 480 मिलियन। ठीक, 480 मिलियन उसकी वैल्यू इन यूज थी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 450 मिलियन थी। ठीक, उसके माली हालात खराब हो गए। कहता है शो द लाइन आइटम्स टू बी डिस्क्लोज्ड इन द इक्विटी अकाउंटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अज्यूमिंग दैट दो सिनेरियोज हैं और दोनों सिनेरियोज की एसेंशियली आप देखेंगे एक जैसी अकाउंटिंग है। जान के दो सिनेरियोज मैंने बना के दिए सो दैट आपके जहनों की कंफ्यूजन्स क्लियर रहे। एक है 5% ऑफ एसोसिएट लिमिटेड, of the shares of associate limited are held for sale by parent limited
एज ऑफ द एंड ऑफ द ईयर। अब आप सबको मालूम है ये जो लफ्ज हेल्ड फॉर सेल है ये कोई बहुत आसान लफ्ज नहीं है, इसकी 5 कंडीशंस हैं और बहुत ही मुश्किल कंडीशंस हैं IFRS 5 के मुताबिक। हेल्ड फॉर सेल का मतलब है कि वो तमाम कंडीशंस पूरी हो रही हैं। बात समझे? वो तमाम कंडीशंस पूरी हो रही हैं। तो आइए पहले इसके पार्ट ए की अकाउंटिंग कर लेते हैं। पार्ट ए में क्या होगा? सबसे पहले तो टिल 31 दिसंबर 2016 जब जाके वो हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हुआ, इसकी नॉर्मल अकाउंटिंग हम करते रहेंगे। सबसे पहले तो ये होगा। अच्छा, वो नॉर्मल अकाउंटिंग कैसे होगी? अब हमें पता है कि ये इनिशियली खरीदा गया कितने का? ये खरीदा गया 500 मिलियन का। तो हमें पता है उसकी एंट्री क्या होती है, इन्वेस्टमेंट टू बैंक 500। क्या ख्याल है ना? 500 का खरीदा गया ना इनिशियली। फिर इसका प्रॉफिट आया 200 का। प्रॉफिट कितने का आया इसका? 200 का। अब हमें पता है कि 30% हमारे पास है, तो हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना रिकॉर्ड करना है? 60। और हमें उसकी एंट्री भी आती है, इन्वेस्टमेंट टू PNL। क्या ख्याल है? फिर इसका OCI बताया हुआ है जी सवाल में। OCI है जी 50 मिलियन का। कितने का OCI है? 50 मिलियन का। तो शेयर ऑफ OCI रिकॉर्ड कर लेंगे हम, इन्वेस्टमेंट टू OCI करके 15। फिर डिविडेंड बताया हुआ जी कि उसने 150 का डिविडेंड दिया है, तो डिविडेंड की एंट्री हमें पता है बैंक टू इन्वेस्टमेंट होती है 45, 30%। और फिर इसका 31 दिसंबर पे बैलेंस बन जाएगा, यानी कि जिस डेट तक ये हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हुआ उस डेट तक इसका एक बैलेंस बन जाएगा, विच इज 530 मिलियन। सबसे पहले तो तसल्ली से ये देख लीजिए, बहुत सिंपल है। जो उसने इस साल प्रॉफिट मेक किया, OCI किया, डिविडेंड दिया, उसके अपने अपने शेयर की हमने अकाउंटिंग कर ली। इसके क्या जर्नल्स होते हैं मैं आपको 1000 दफ़ा पहले पढ़ा चुका हूँ। मेरा ख्याल है अब आपके लिए वो जर्नल्स कोई ख़ास मुश्किल नहीं रहे। ठीक है ना जी? इसको देख लीजिए तसल्ली से। और जी रिज्यूम आप सबने देखा है इसको। अब ईयर एंड पे ये हो रहा है कि टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट है 30%, उसमें से 5% हेल्ड फॉर सेल है। तो जो हेल्ड फॉर सेल है स्टैंडर्ड क्या कहता है, उस पर कौन सी अकाउंटिंग अप्लाई होगी? IFRS 5 की। और बाकी 25% नॉट हेल्ड फॉर सेल है। जो नॉट हेल्ड फॉर सेल है उस पर क्या होगा? IS 28, है ना? अब ईयर एंड पे इस पे इंपेयरमेंट इंडिकेटर है, उसकी परफॉर्मेंस खराब हो गई है, काफ़ी चीज़ें खराब हो गई हैं, तो एक इंपेयरमेंट इंडिकेटर है ना? क्या ख्याल है? तो 5% जो इन्वेस्टमेंट है उसको अलग कर लिया जाएगा। ले जी मैं इसको अलग करने लगा हूं, देखिएगा। जो 5% है वो कैसे बनेगी? वो बनेगी 530 डिवाइडेड बाय 30% इंटू 5%, है ना? और जो बाकी 25% है वो बनेगी 530 डिवाइडेड बाय 30% इंटू 25%, यानी कि 530 को अगर प्रो रेटा तोड़ दिया जाए
तो 25 और 5 बन जाएगा। एक तरफ जवाब आ जाएगा 88, ठीक है ना जी, और दूसरी तरफ जवाब आ जाएगा 442। क्या ख्याल है? अब इस 88 की अकाउंटिंग करनी है IFRS 5 के तहत, यही पढ़ा हमने। और ये 442 की अकाउंटिंग होगी IS 28 के तहत। जो स्टैंडर्ड का अपना पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है बड़ा क्लियर, IS 28 में बात लिखी है। इस 88 की अकाउंटिंग IFRS 5 के तहत कैसे होगी? आपको पता है IFRS 5 में जो इंपेयरमेंट की जाती है वो की जाती है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को देखकर, करेक्ट? हाँ या ना? अब इस इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 450 मिलियन, ठीक है ना? 450 मिलियन है ना? तो एक तो इसको भी ठीक कर लेते हैं, डिवाइड बाय 30 होगा। 450 मिलियन अगर हो 30% की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो 5% की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या बनेगी? ऐसे बनेगी, हाँ या ना? अगर 450 मिलियन हो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 30% की, तो 5% की क्या बनेगी? 5% की बनेगी 75। तो यहां से इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा आपको 13 का, एज पर IFRS 5। ये इंपेयरमेंट लॉस कैसे कैलकुलेट हुआ? एज पर IFRS 5, ठीक, 13 का। अब अगर हम बात करें IS 28 की, तो IS 28 में इंपेयरमेंट होती है IS 36 के मुताबिक, यानी कि हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। यही क्राइटेरिया है ना IS 36 का? तो क्या ख्याल है? अब अगर मैं हायर की बात करूं तो मेरे पास 480 की वैल्यू इन यूज है, देख रहे हैं सवाल में, इट्स वैल्यू इन यूज इज 480, और फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल इज 450। तो दोनों में से हायर कौन सा हुआ? 450 और 480 में से हायर 480 है ना? सो 25% ऑफ 480 डिवाइडेड बाय 30%, ये कितना बनता है जी? 25% ऑफ 480, बट 480 इज द कंप्लीट 30%, इसका 25% बनेगा जी 400। तो आपके पास यहां पर इंपेयरमेंट लॉस आएगा 42, एंड दिस इंपेयरमेंट लॉस हैज बीन मेजर्ड एज पर IS 36 या IS 28। IS 28 ही कहता है ना, IS 36 के मुताबिक मेजर करो। बात समझ आई? पहले तो 1 मिनट इसको तसल्ली से देख लीजिए कि क्या ये लॉजिक आपको समझ आई। IFRS 5 के मुताबिक एक जगह इंपेयरमेंट हुई 13 की, और वो IFRS 5 के मुताबिक इसलिए है कि वो सिर्फ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की निस्बत से है। दूसरी जगह हायर ऑफ द टू, यानी कि रिकवरेबल अमाउंट की निस्बत से हुई 42 की, और वो हुई IS 36 या IS 28 के मुताबिक। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब होगा क्या? अब होगा क्या? देखिए, पार्ट ए के मुताबिक आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या नजर आएगा? आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एक नॉन करंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नजर आएगी। आपको याद होना चाहिए IFRS 5 में जो हेल्ड फॉर सेल चीजें होती थी उनको हम अलग लाइन में ले जाते थे। तो एक इन्वेस्टमेंट तो 400 की नॉन करंट एसेट्स में नजर आएगी, और एक यहां नीचे जाके करंट एसेट्स के भी बाद, करंट एसेट्स भी गुजर जाएंगे, उसके भी बाद नीचे जाके यहां पर
नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, NCA-HFS। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल में एक इन्वेस्टमेंट नजर आएगी 75 की। बात समझ आई? है ना मजे की बात? यानी कि है इन्वेस्टमेंट एक ही इन्वेस्टमेंट 475 की। टोटल अगर करो तो है तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट वही है ना, 75 और 400 जमा किया तो 475 है इन्वेस्टमेंट वही, बट दो टुकड़ों में नजर आ रही है, डिस्क्लोज अलग अलग की जा रही है। अच्छा, ये नोट्स में बताया भी जाएगा बाय द वे कि ये एक ही इन्वेस्टमेंट है, और नोट्स में बताया जाएगा कि ये असल में एक इन्वेस्टमेंट है 475 की, जो चूंकि पार्टली हेल्ड फॉर सेल है इसलिए टुकड़ों में नजर आ रही है। ठीक है जी, ये हो गया बैलेंस शीट और नोट्स हमने बता दिए। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या हो रहा होगा, बल्कि बैलेंस शीट की दूसरी साइड भी देखनी है अभी हमने। यहां नीचे ड्रॉ करते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या हो रहा होगा, आपके पास एसओपीए नॉर्मल नजर आ रहा होगा। ठीक है, एसओपीए कितना नजर आ रहा होगा, एसओपीए जो इस साल आपने रिपोर्ट किया है, कितना एसओपीए, 60 का एसओपीए, ऐसे ही है ना, वो नजर आ रहा होगा। एसओओसीआई जो इस साल आपने रिपोर्ट किया है 15 का, वो नजर आ रहा होगा। और इंपेयरमेंट लॉस पीएनएल में, दोनों लॉसेस को इकट्ठा करके दिखाया जाएगा। इंपेयरमेंट लॉस 55 का, नोट्स में इसका स्प्लिट बता दिया जाएगा कि इसमें से कितना हेल्ड फॉर सेल आइटम्स पे है और कितना नॉर्मल आइटम्स पर है। ठीक, आई होप ये भी क्लियर है। ठीक है ना। अच्छा, बैलेंस शीट की दूसरी साइड पर आपको पता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज होती है, हमें मालूम है। और इक्विटी के अंदर ओसीआई रिजर्व्स रिलेटिंग टू एसोसिएट होते हैं। और हमें यह भी याद होना चाहिए कि IFRS 5 में लिखा है कि अगर कोई नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल हो जाए तो उससे रिलेटेड ओसीआई रिजर्व्स को अलग कर दिया जाए। ओसीआई रिजर्व्स रिलेटेड टू NCA-HFS अलग कर दिया जाए, लिखा हुआ है IFRS 5 में, याद होना चाहिए हमें ये बात, है ना। उनको अलग दिखाया जाए, ये दो अलग अलग लाइंस हैं, साथ साथ हैं ऊपर नीचे, अलग अलग लाइंस। पता कैसे दिखाएंगे, बड़े मजे की बात है, देखिएगा। अब आपके जो एसोसिएट से रिलेटेड OCI आया है इस साल, वो आया है 15। ये अब OCI रिजर्व में तो होना चाहिए 15, बट पता क्या करेंगे, उसका 5/30 यानी कि हेल्ड फॉर सेल पोर्शन अलग कर देंगे, और उसका 25/30 यानी कि नॉट हेल्ड फॉर सेल पोर्शन अलग कर देंगे। उसका 5/30 बनता है 3, और 25/30 बनता है 12। 3 जो है वो दिखाया जाएगा NCA-HFS की लाइन में, या ये बनता है तकरीबन 2.5 और 12.5 आई थिंक, अगर बिल्कुल प्रीसाइज में जाऊं तो ये 2.5 और 12.5 बनता है। तो ये बन जाएगा 2.5 NCA-HFS की लाइन में, और जो नॉर्मल लाइन है उसमें 12.5। देख रहे हैं, है ना मजे की बात, है ना एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना। इसको भी तसल्ली से यहां पॉज करके एक दफा अंडरस्टैंड कीजिए जी सब लोग। चलिए जी, आई होप आप सबने इसको देखा है। अब इसमें कुछ
बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम नोट कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात देखिएगा, वो ये है कि हमने 2 स्टेजेस में जो 5% था उसकी 2 स्टेजेस में हमने इंपेयरमेंट नहीं की। यानी कि पहले IAS 36 के तहत, जिसमें हम वैल्यू इन यूज की बेसिस पे उसकी इंपेयरमेंट करते, और फिर देन IFRS 5 के तहत। बेसिकली वैल्यू इन यूज इसलिए बिकॉज ये हायर था, हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, या वैल्यू इन यूज से बेहतर लफ्ज है रिकवरेबल अमाउंट, हायर ऑफ द टू, रिकवरेबल अमाउंट। देन IFRS 5 के तहत हम उसकी इंपेयरमेंट करते फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अगर हम 2 गो में भी करते तो जवाब यही आता, ठीक है, आंसर वुड हैव बीन द सेम। सो हम पहले IAS 36 के तहत उसकी इंपेयरमेंट करते, फिर हम IFRS 5 के तहत उसकी इंपेयरमेंट करते। द अल्टीमेट आंसर वुड हैव बीन द सेम, वही 13 की इंपेयरमेंट जो हमने निकाली वही जवाब आता। फॉर द पर्पसेस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, आप बेशक इसकी 2 स्टेप्स में इंपेयरमेंट कर लीजिए, यानी कि पहले हेल्ड फॉर सेल करने से पहले उसको IAS 36 के तहत टेस्ट कर लीजिए फॉर इंपेयरमेंट, और हेल्ड फॉर सेल होने के बाद आप उसे IFRS 5 के तहत टेस्ट कर लीजिए फॉर इंपेयरमेंट। ठीक है, आप 2 स्टेजेस में भी करेंगे तो जो टोटल जवाब आएगा वो सेम आएगा, विच इज 13 की इंपेयरमेंट लॉस। पहली बात तो ये आप सबको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है जी। ये इसलिए मैंने आपको बताया कि IFRS 5 में जो असूल है हमारा, कि जी पहले आप रीमेजर करें उसको इन अकॉर्डेंस विद इट्स ओरिजिनल स्टैंडर्ड। ठीक, तो अगर आप पहले IAS 36 के मुताबिक रीमेजर कर भी लें और फिर IFRS 5 के मुताबिक रीमेजर करें, तब भी टोटल इंपेयरमेंट का जवाब 13 ही आता। तो आप बेशक 2 स्टेप्स में उसकी इंपेयरमेंट रिकॉर्ड कर लें। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकेंड पॉइंट जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ये है कि अगले साल, नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना, नेक्स्ट ईयर इसकी अकाउंटिंग क्या हो रही होगी? नेक्स्ट ईयर क्या SOPA, अगर नेक्स्ट ईयर फॉर एग्जांपल ये हेल्ड फॉर सेल ही रहता है, तो क्या SOPA जो है वो 30% पे मेजर होगा या 25% पर? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। Would it be measured using 30% या would it be measured using 25%? स्टैंडर्ड में इस पे क्लैरिटी नहीं है, हाउएवर अकाउंटेंट्स का ये कंसेंसस है, स्टैंडर्ड की एक्सप्लेनेशंस का ये कंसेंसस है, इट शुड बी 30%, बिकॉज यू हैव नॉट येट सोल्ड the 5%. It is held for sale, fine, but it is 5% is not yet sold. स्टैंडर्ड में आप देखोगे तो जो 2 पैराग्राफ्स हेल्ड फॉर सेल से रिलेटेड लिखे हैं IAS 28 में, 2 ही पैराग्राफ्स हैं, उसमें ये चीज क्लियरली बयान नहीं की गई, बट ये कंसेंसस है, जो अकाउंटिंग का लिटरेचर लिखते हैं उनका कंसेंसस है कि ये 30% पे अकाउंटिंग होनी चाहिए। यानी कि अगले साल क्या होना चाहिए, ओपनिंग वैल्यू होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की 475। अब 475 क्या है, ये सम है दोनों का, उसमें फिर SOPA ऐड हो 30% पे, उसमें फिर SOOCI ऐड हो 30% पे, उसमें से फिर डिविडेंड लेस हो 30% पे, एंड सो ऑन, और क्लोजिंग बैलेंस बन जाए। ठीक है, अगर अभी भी ये हेल्ड फॉर सेल ही है, फॉर एग्जांपल अगले साल भी हेल्ड फॉर सेल ही है, फिर दोबारा उस क्लोजिंग बैलेंस को 2 हिस्सों में तोड़ दिया जाएगा, एक हिस्सा हेल्ड फॉर सेल पोर्शन होगा, एक हिस्सा नॉर्मल पोर्शन होगा, अगर ये स्टिल हेल्ड फॉर सेल रहती है। अदरवाइज तो हेल्ड फॉर सेल आपको पता है 12 महीने के अंदर अंदर सेल हो जाती है,
अदरवाइज तो ये होता है हेल्ड फॉर सेल जो है वो कुछ अरसे के अंदर अंदर सेल हो जाती है। तो जो पोर्शन सेल हो जाएगा उसकी सेल की एंट्री कर लेंगे। सेल के जर्नल्स क्या होते हैं वो मैं आपको पहले पढ़ा चुका। सेल के जर्नल्स क्या होते हैं वो मैं पहले पढ़ा चुका। चाहे सेल होने से एसोसिएट ना रहे या स्टिल एसोसिएट ही रहे, दोनों केसेस में जर्नल्स क्या होते हैं वो मैं आपको पढ़ा चुका। करेक्ट? तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात हमारे सामने आई कि जी नेक्स्ट ईयर इस पे एसओपीए स्टिल 30% पर आता रहेगा। यहां पर हमारे पार्ट ए की अकाउंटिंग मुकम्मल हो जाती है, जो पार्ट ए था। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्ट ए एंड पार्ट बी? पार्ट ए में था कि जी 30% में से 5% हेल्ड फॉर सेल है, ऐसे ही है। जबकि पार्ट बी में है कि 30% में से एक बड़ा पोर्शन हेल्ड फॉर सेल है। कितना लिखा है? 20% ऑफ द शेयर्स ऑफ एसोसिएट लिमिटेड, 20% हेल्ड फॉर सेल एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, 30 में से 20% हेल्ड फॉर सेल, एक बड़ा पोर्शन हेल्ड फॉर सेल। अब स्टैंडर्ड के मुताबिक इसकी अकाउंटिंग क्या होती है? तकरीबन सेम है, ब्रॉडली सिमिलर अकाउंटिंग है। स्टैंडर्ड ने कोई फर्क नहीं बताया, ब्रॉडली सिमिलर अकाउंटिंग है। क्या? देख लेते हैं। सबसे पहले तो टिल 31 दिसंबर नॉर्मल अकाउंटिंग करो। टिल 31 दिसंबर 2016 नॉर्मल अकाउंटिंग करो। और वो हमने पार्ट ए में कर ली थी। उसका जवाब बनता था 530 मिलियन रुपीज इन मिलियंस में। उसका जवाब बनता था 530 मिलियन, ऐसे ही है। करेक्ट? फिर मैं जो मैंने आपको लास्ट टाइम यहां बताया कि जी आप चाहे पहले IAS 36 की इंपेयरमेंट अप्लाई कर लें या आप इकट्ठा IFRS 5 की इंपेयरमेंट अप्लाई कर लें। जवाब 13 ही आ रहा था। दो स्टेप्स में करें या एक ही स्टेप में कर लें, जवाब सेम आता है। मैं यहां आपको दो स्टेप्स में करके दिखा देता हूं कैसे। पहले अप्लाई कर लें आप IAS 28 की इंपेयरमेंट। IAS 28 की इंपेयरमेंट कैसे होगी? रिकवरेबल अमाउंट तक आप इसको ले आए। व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट? 480, ऐसे ही है। तो इंपेयरमेंट लॉस क्या आएगा? इंपेयरमेंट लॉस आएगा 50। ठीक है ना? फिर इसको दो पोर्शंस में तोड़ देते हैं। एक पोर्शन है 20%, विच वुड बी 480 divided by 30% into 20%. This portion would be classified as held for sale. Other portion is 10%, which is 480 divided by 30% into 10%. This portion would be classified as normal. So 320 held for sale हो जाएगा, 160 नॉर्मल हो जाएगा। अब जो नॉर्मल वाला हिस्सा है वो तो ऑलरेडी इंपेयर हो चुका है भाई। जो हेल्ड फॉर सेल वाला हिस्सा है उसको उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से कंपेयर कर लेते हैं। क्या बनती है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल? 20% इंटू 450, दैट इज द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, डिवाइड बाय 30%। 30% की कॉस्ट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज 450, तो 20% की बनेगी 300। तो मजीद इंपेयरमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी 20 की। मजीद इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा 20 का। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है ना? सो वो जो
हमारे स्टेप्स थे एज पर IFRS 5 वो भी हमने कंप्लीट कर लिए यहां पे, यानी कि हमने पहले IS 28 के मुताबिक अकाउंटिंग मुकम्मल की और फिर IFRS 5 की अकाउंटिंग अप्लाई की। यही काम हम पार्ट ए में भी कर सकते थे, ठीक है, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, जवाब में फर्क ना आता। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं इसको देखूं तो मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर क्या इंपैक्ट आएगा, जैसे कि मैंने आपसे पहले अर्ज की कि कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट्स में नजर आएगी, ऊपर नॉन करंट एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में, इन्वेस्टमेंट्स में वो अमाउंट नजर आएगी कितनी, वो अमाउंट नजर आएगी 160, राइट। और बाकी अमाउंट जो है सारे लाइनें गुजार के एंड पर नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल में नजर आएगी, राइट। और वो नजर आएगी कितनी, 300। कुल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट नोट्स में लिखा जाएगा कि भाई टोटल इन्वेस्टमेंट वही है, नोट्स में तहरीर किया जाएगा कि टोटल इन्वेस्टमेंट वही है 360। बहरहाल उसको तोड़ा गया है दो हिस्सों में, चूंकि कुछ हेल्ड फॉर सेल है और कुछ नॉट हेल्ड फॉर सेल है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या नजर आएगा, जाहिर है शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट, शेयर ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ एसोसिएट, वो तमाम लाइंस नजर आएंगी अपनी अपनी वैल्यूज पे। साथ इंपेयरमेंट लॉस, इंपेयरमेंट लॉस, और इंपेयरमेंट लॉस हमारा कितना है जी, 50 का ये और 20 का ये, है ना। करेक्ट, 70 का इंपेयरमेंट लॉस। और नोट्स में बताया जाएगा कि इस इंपेयरमेंट लॉस का स्प्लिट क्या है, ठीक है जी, किस पोर्शन पे कितना इंपेयरमेंट लॉस हमने रिकॉग्नाइज किया, ठीक है जी। इसी तरह जैसे मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में ए पार्ट में बताया कि जो इक्विटी होगी उसके अंदर जो OCI रिजर्व्स हैं उसका भी स्प्लिट किया जाएगा। सो OCI रिजर्व्स रिलेटेड टू एसोसिएट और OCI रिजर्व्स रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, वो अलग अलग बताए जाएंगे, रिलेटेड टू NCA HFS अलग अलग बताए जाएंगे जी। कैसे स्प्लिट होगा, हमें पता है हमारा टोटल OCI 15 का है, उसमें से 10/30 नॉर्मल है और 20/30 NCA HFS है, ये बनता है 5 और 10। तो नॉर्मल में हम 5 लिख देंगे, NCA HFS में हम 10 लिख देंगे, ऐसा ही है, करेक्ट। यहां तक इसको एक नजर तसल्ली से देख लीजिए, ये एक मजेदार सिनेरियो है। एंड अगेन दिस इज समथिंग फॉर द फ्यूचर, ये फ्यूचर में एग्जामिन हो सकता है, दोनों चीजें, बल्कि डेफर्ड टैक्स इंप्लीकेशंस भी और IFRS 5 भी ये फ्यूचर में एग्जामिन हो सकता है। डेफर्ड टैक्स इंप्लीकेशंस तो पहले टेस्ट हो चुकी हैं, 12 टेस्ट हो चुकी हैं, ऐसा नहीं है कि पहले टेस्ट नहीं हुई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। 12 डेफर्ड टैक्स इंप्लीकेशंस इसी लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी पे टेस्ट हो चुकी हैं जिसमें मैंने आपको पढ़ाया। बहरहाल ये टॉपिक IFRS 5 वाला इस लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी पे टेस्ट नहीं हुआ, तो ये फ्यूचर में टेस्ट हो सकता है। ठीक, पॉज कीजिए, इसको देखिए जी। ठीक है जी, आई होप आप सब ने इसको देख लिया है तसल्ली से। सो यहां पर भी नेक्स्ट ईयर क्या अकाउंटिंग होगी, यहां पर भी जैसे मैंने आपको पिछली एग्जांपल में बताया, पार्ट बी में भी नेक्स्ट ईयर क्या होगा,
नेक्स्ट ईयर जो आपकी इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है वो 460 होगा। जो ओपनिंग बैलेंस है वो 460 होगा, जिसमें दोनों हिस्से शामिल होंगे, हेल्ड फॉर सेल भी, नॉट हेल्ड फॉर सेल भी। और जो एसओपीए वगैरह है, जो शेयर्स हैं आपके सारे, वो आप किस पे ले रहे होंगे? स्टिल 30% पे। ऐसा नहीं है कि वो 10% पे आप ले जाएंगे, स्टिल 30% पे। अगर ये डिस्पोज ऑफ हो जाता है, सेल हो जाता है, डिस्पोज ऑफ हो जाता है, ठीक है ना, तो उसके क्या जर्नल्स होते हैं? ऑब्वियसली वो आपको पता है। उसके बाद अकाउंटिंग क्या होती है? 10% चूंकि रह जाएगा पीछे, तो उसकी अकाउंटिंग क्या होती है? ऑब्वियसली वो भी आपको पता है, आईएफआरएस 9 के मुताबिक अकाउंटिंग होती है जी उसकी, है ना। तो डिस्पोजल या डिस्पोजल इटसेल्फ का जर्नल या डिस्पोजल के बाद की अकाउंटिंग आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये तो एक्चुअली जो ये अकाउंटिंग थी, ये तो थी हेल्ड फॉर सेल। जिस अरसे वो रह रही है, जितना अरसा वो हेल्ड फॉर सेल है, उतने अरसे क्या अकाउंटिंग करनी है। आई होप ये आप सबको क्लियर हो गई है, और ये कोई इतनी मुश्किल थी भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है ना जी। उसके बाद फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सब ने याद रखना है, जो डिफरेंट है बाकी नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल्स। आपको याद होगा, बाकी नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल में हमने ये पढ़ा था कि अगर फर्ज कीजिए साल 2021 में एक एसेट नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल था, से पीपीई था, और वो साल 2022 में जाकर नॉर्मल हो जाता है, तो हम उसकी पिछले साल की अकाउंटिंग नहीं बदलते। ऐसा ही है, हम उसमें जो ये चेंज है पिछले साल रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं करते। एक सिंपल नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल में रेट्रोस्पेक्टिवली ये चेंज नहीं किया जाता, पिछले साल की अकाउंटिंग नहीं बदलते। हाँ, 2022 में उसकी अकाउंटिंग, उसकी कैरिंग अमाउंट ऐसे मेजर करते हैं एज इफ के वो कभी हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई नहीं हुआ था, बट पिछले साल की फाइनेंशियल्स को नहीं बदलते थे। और उसके बरक्स मैंने आपको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में पढ़ाया था कि पिछले साल की फाइनेंशियल्स को रेट्रोस्पेक्टिवली बदल देते थे। ये आईएफआरएस 5 की नॉलेज है। अगर आपके जहन में फ्रेश नहीं है तो आप जाकर आईएफआरएस 5 का लेक्चर दोबारा लीजिए। ठीक, ये सब चीजें हम वहां पढ़ चुके हैं, और एक एग्जाम क्वेश्चन भी था बड़े मजेदार इसी किस्म का, वो भी कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टैंडर्ड ने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट या जेवी के कॉन्टेक्स्ट में इस प्रिंसिपल को ओवरराइड कर दिया है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट या जेवी के कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है आईएस 28 में। आईएस 28 कहता है आप रेट्रोस्पेक्टिवली बदलेंगे, यानी कि अगर वो 2021 में एनसीए एचएफएस था और 2022 में वो नॉर्मल हो जाती है, रिक्लासिफाई हो जाती है एज नॉर्मल, अब वो हेल्ड फॉर सेल नहीं है, तो जो 2022 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपैरेटिव्स आएंगे, उसमें आप पता क्या करेंगे? उसमें आप इसकी एनसीए एचएफएस वाली अकाउंटिंग खत्म कर देंगे, और आप 2022 की फाइनेंशियल्स में जो कंपैरेटिव्स आएंगे उनको रेट्रोस्पेक्टिवली बदल देंगे, चेंज कर देंगे, रीस्टेट कर देंगे। इस अमल को बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेट कर देना। और 2021 में भी उसकी नॉर्मल इक्विटी अकाउंटिंग कर देंगे, एज इफ के वो 2021 में भी नॉर्मल थी, एनसीए एचएफएस नहीं थी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक इंपॉर्टेंट डिविएशन है between a normal non-current asset held for sale such as a PPE and your investment in associate or GV. ये एक इंपॉर्टेंट डिविएशन है, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जिस डिफरेंस को आज तक
एग्जामिन नहीं किया गया, फ्यूचर में कोई माहिर एग्जामिनर इसको एग्जामिन कर सकता है। लिहाजा इसको भी तसल्ली से पॉज करके देखिए। एंड विद दिस हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है जी। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम सब्सिडरीज की अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।